आपके सामने जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक क्लोज वेसल में हम एक गैस एक्स ले रहे हैं जिसका वेट दिया क्वेश्चन में 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इस टाइम में आपके सिस्टम का टेम्परेचर 300 केल्विन है एंड अभी जो प्रेशर सिस्टम का है ये है आपका 2 atm है। तो जो प्रेशर होगा, चूंकि इसमें गैस एक्स है तो जो भी प्रेशर होगा ये प्रेशर किसका होगा, ये प्रेशर ऑफ गैस एक्स होगा। इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब इस सिस्टम में हम ऐड कर रहे हैं एक गैस वाई को ऐड कर रहे हैं। वाई का वेट कितना है, 80 ग्राम हम ऐड करेंगे। तो इसमें जब 80 ग्राम हम वाई को ऐड करते हैं तो अब आपके सिस्टम में क्या है, अब आपके सिस्टम में एक्स एंड वाई दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इस टाइम में बोला गया अभी सिस्टम का प्रेशर हो चुका टोटल हो गया है 6 atm, तो यानी 6 atm को दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 6 atm में चूंकि टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं हुआ, अभी टेम्परेचर कितना है आपका 300 केल्विन है। तो चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है और आपके सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, जो वॉल्यूम यहाँ पे था वही वॉल्यूम यहाँ पे है क्योंकि वेसल सेम है। इसका मतलब क्या होगा, आप गैस का जो प्रेशर वाई होगा सिंपली उसमें आप ऐड कर दी हो तो पी टोटल जो होगा, पी टोटल बेसिकली इसमें पी एक्स यानी गैस एक्स का प्रेशर होगा प्लस गैस वाई का प्रेशर होगा। अब गैस एक्स का प्रेशर जो था वही का वही रहेगा क्योंकि इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली गैस एक्स का प्रेशर जो था शुरू में 2 atm वही को ही रहेगा। इसका मतलब आपका जो पी प्रेशर वाई होगा क्या होगा, पी टोटल से आप एक्स का प्रेशर को माइनस कर दो ना, तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा 6 - 2 करके कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 atm। यानी आपके गैस वाई का जो प्रेशर है ये निकल के आ जाएगा 4 atm, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आरएमएस स्पीड का रेशियो किसका, तो आरएमएस स्पीड ऑफ एक्स बाई आरएमएस स्पीड ऑफ वाई का रेशियो निकालना है एट 300 केल्विन पे क्या होगा, ठीक है। इस रेशियो को फाइंड करना आपको, एक्स और वाई का आरएमएस स्पीड के रेशियो को फाइंड करना है। तो सिंपली ध्यान देंगे आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो होता है √3 RT/m। तो अगर ध्यान देना हम x का आरएमएस स्पीड लिखे तो क्या होगा, Vx इक्वल टू क्या होगा √3 RT/mx यानी मास ऑफ मोलर मास ऑफ x। सिमिलरली वी आरएमएस ऑफ y लिखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3 RT/मोलर मास ऑफ y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को रेशियो कैसा चाहिए, तो मेरे को रेशियो चाहिए x/y का रेशियो चाहिए। यानी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है Vx/Vy का रेशियो निकालना है। तो रेशियो लोगों तो क्या होगा, तो यहाँ चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि दोनों का आपको स्पीड का रेशियो निकालना है 300 केल्विन पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, रेशियो में कैंसिल आउट कर जाएगा। तो रेशियो इक्वल टू हो जाएगा √मोलर मास ऑफ वाई बाई मोलर मास ऑफ एक्स। यानी मेरे को अगर मोलर मास का रेशियो मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो ध्यान देंगे मोलर मास का रेशियो निकालना बहुत आसान है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, आपके सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो ध्यान देंगे आपके पास क्या आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT। तो अगर हम इसको x के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x का प्रेशर Px होगा, वॉल्यूम वेसल का V मान लेते हैं, मोल ऑफ x RT अप्लाई कर दे, ठीक। सिमिलरली अगर हम y के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो y के लिए क्या होगा, Py इंटू V इक्वल टू मोल ऑफ y RT। अब अगर रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे V भी कैंसिल कर जाएगा, RT कैंसिल कर जाएगा, तो क्या होगा Px का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में, चलो तो Px का वैल्यू था आपके पास 2। क्वेश्चन में Px का वैल्यू कितना लिया हुआ था, तो देखो देखो यहाँ पे Px क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 2 atm और Py हम निकाल चुके कितना 4 atm, ठीक। और x का वेट कितना दिया हुआ 10 ग्राम और y का वेट कितना दिया हुआ था 80 ग्राम। तो अगर इसको हम यूज करें तो हम बोल सकते हैं आपके पास कि Px/Py का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा मोल ऑफ x बाई मोल ऑफ y का रेशियो। अब P ऑफ x क्या होगा 2, Py क्या होगा 4। मोल x कैसे निकलेगा, तो मोल x का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ x डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ x। तो वेट ऑफ x कितना दिया क्वेश्चन में, दिया था 10, तो 10/mx कर सकते हैं इसको आप। सिमिलरली मोल ऑफ y कैसे निकलेगा बच्चों, तो ये निकलेगा वेट ऑफ y बाई मोलर मास ऑफ y। वेट ऑफ वाई कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ वाई दिया हुआ है 80 ग्राम,
बाई मोलर मास ऑफ वाई कर सकते हो। अब इनका रेशियो निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा 10/mx और यहाँ पे हो जाएगा 80/my। इसको आप ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1my इक्वल टू हो जाएगा 8mx और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, आपको इसमें रेशियो किसका चाहिए था, तो my/ms का रेशियो चाहिए, आपको रेशियो चाहिए था। यानी अंदर में क्या है, रूट के अंदर में क्या है, my मोलर मास ऑफ y मोलर मास ऑफ x का रेशियो चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे आप, यानी आपको ये वैल्यू चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप 8 को इधर लेके आ जाओ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये, तो मोलर मास ऑफ y बाई मोलर मास ऑफ x का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 4:1। ठीक, अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू जब पुट कर दो तो क्या होगा, तो Vx/Vy इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4:1 यानी 4। अब रूट अंदर 4 के बाहर क्या होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यानी इसको लिख सकते 2:1 यानी Vx/Vy का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस आंसर से मैच करेगा। तो एक बार देखते हैं, तो चेक करेंगे तो हमारा आंसर मैच करेगा ऑप्शन डी के साथ। यानी आपका जो RMS स्पीड का रेशियो है x/y का, उसका वैल्यू होगा 2:1। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था उसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब भी आप HNO2 को बनाते हो इन situ में, तो जो HNO2 है एक्वा सॉल्यूशन में रूम टेम्परेचर पे डिस्प्रोपोर्शनेट करके क्या क्या स्पीसीज प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान देंगे, आपका जो HNO2 है उसमें N का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, ये होता है +3। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होता है। तो ध्यान देना, HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट करके बनाता है NO, NHNO3 बनाएगा, जिसमें NO में N का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, NHNO3 में होता है +5। यानी आपका NO में क्या होगा, NO में रिडक्शन होता है और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ध्यान देना, चूँकि सॉल्यूशन एक्वस है तो एक्वस मीडियम में होता है क्या कि जो एसिड है उससे H+ बाहर निकल जाता है, यानी H+ एक्वस के फॉर्म बाहर निकल जाएगा, जिसको आप सिंपली बोलते हो H3O+ आयन। ठीक, और प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रेट आयन। यानी अल्टीमेटली आपके एक्वस मीडियम में क्या क्या स्पीसीज मिलने वाला है, तो एक मिलने वाला है आपके पास NO, एक मिलेगा आपके पास H3O+ और एक मिलेगा आपके पास नाइट्रेट आयन। तो अब ध्यान देना, ये हमारा जो सॉल्यूशन है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है और ये एक डाइपेप्टाइड होता है जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एस्पार्टाइल फिनाइल अलानाइन मिथाइल ईस्टर। आपसे पूछा गया है एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर आपको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर अगर याद है तो मैं आपको दिखाता हूँ एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आपका एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसको देख करके हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा टिक कर सकते हो आप। तो इसका जो ऑप्शन मैच करेगा हमारे साथ, ये मैच करेगा हमारे ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा। अब ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है कि एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर याद करना क्या होता है, डिफिकल्ट होगा। तो अगर हमको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो किस तरह से हम इसको गेस कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन अमीनो एसिड का लिस्ट के बेसिस पे। तो ध्यान देंगे, जब भी बात करते हैं हम अमीनो एसिड्स का, तो अमीनो एसिड बेसिक क्या होता है, हमारे पास जो अमीनो एसिड को पढ़ना होता है एक ऐसा एसिड होता है, ये होता है अल्फा अमीनो एसिड्स। यानी आपके जिस कार्बन पे जुड़ा होगा COH उसी कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए NH2। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स हमको जानना होता है। तो यहाँ पे जो फिनाइल एलानाइन है एंड आपके पास जो एस्पार्टिक एसिड आप देखोगे तो आपकी इस पोजीशन पे COH भी है, उसी पे आपके पास NH2 भी है।
और एस्पार्टिक एसिड चूंकि एसिडिक अमीनो एसिड है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा COH ग्रुप आपको दिख रहा है। सिमिलरली फिनाइल अलानाइन में आपको दिखेगा यहाँ पे आपके पास COH और यहाँ पे NH2, यानी इस कार्बन पे आपके पास COH और NH2 दोनों है। तो जब भी आपके पास अमीनो एसिड क्लब करता है तो आपको याद रखना चाहिए कि जो अल्फा पोजीशन का ग्रुप है वही पॉलीमराइजेशन में आपको हेल्प करता है। यानी आपका जो पॉलीमराइजेशन या जो पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है वो अल्फा पॉइंट के ग्रुप से ही होता है। यानी इसका मतलब है इस अल्फा पोजीशन का ही COH और NH2 है वही आपस में क्या करेगा, कंडेंस करने वाला है। ठीक, तो इस हिंट को अगर हम देंगे तो इसका मतलब है कि एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल अलानाइन का जो अल्फा पोजीशन में COH और NH2 होगा उसी को आप क्लब कर सकते हो। इसका मतलब जो एस्पार्टिक एसिड का ये जो COH ग्रुप है इसको आप यूज नहीं करोगे कंडेंसेशन में। ठीक, इसको नहीं करना है। उसके अलावा आप देखोगे तो फिनाइल अलानाइन के साथ में लिखा होगा मिथाइल ईस्टर। इसका मतलब फिनाइल अलानाइन वाले अमीनो एसिड्स में आपके पास ईस्टर फॉर्मेशन करना है। यानी इसका मतलब है यहाँ जो COH ग्रुप दिख रहा है फिनाइल अलानाइन में, इसको आप अमाइड फॉर्मेशन में नहीं लेके जाओगे क्योंकि यहाँ पे ईस्टर का फॉर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब फिनाइल अलानाइन के NH2 ग्रुप को यूज करोगे कंडेंसेशन के लिए। इसका आउटकम, इसका मतलब ये होता है कि एस्पार्टिक एसिड का COH कंडेंस करेगा। यानी आपका जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा उसमें एसिड पार्ट होगा एस्पार्टिक एसिड का और NH2 पार्ट होगा किसका, होगा फिनाइल अलानाइन का। ठीक, तो इसको क्लब करते हो तो इस और आपका जो फिनाइल अलानाइन है उसका जो यहाँ पे एसिड पार्ट दिख रहा है, इस एसिड पार्ट को आपको चेंज करना है ईस्टर में। तो ईस्टर में क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पे H को हटा के लगा देना CH3। तो अब इसके बेसिस पे जब आप क्लब करते हो तो क्लब करोगे तो आप ध्यान देंगे आपके पास अमाइड लिंकेज यानी पेप्टाइड डाइपेप्टाइड फॉर्म किया हुआ है जिसमें NH2 आएगा किससे, आपके आ रहा है फिनाइल अलानाइन से। बाकी चीज़ को हम ऐड कर लेते हैं एक बार यार। तो यहाँ पे CH रहेगा और यहाँ पे CO CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH2 PH हो जाएगा। तो ये हो गया फिनाइल अलानाइन वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। और अगर बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड वाले पार्ट में, तो एस्पार्टिक एसिड का हमारा चूँकि COH ग्रुप जो है वो हम यूज कर चुके हैं, तो इसके पास CH के पास यहाँ पे NH2 होगा और यहाँ पे होगा CH2 COH। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा जो सिस्टम है, तो यहाँ जो हम सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, ये सिस्टम आपको मैच करेगा यहाँ पे इसके साथ, यानी इस पॉइंट के साथ। ठीक, और यहाँ जो हम लोग सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं COH CH2 NH2, ये आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा पूरा। यानी ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन ये यहाँ मैच करेगा आपके पास। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फिगर हम ड्रॉ किए हैं इस डाइपेप्टाइड का, वो मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। तो अगर आपको एस्पार्टम का स्ट्रक्चर याद भी नहीं होगा तो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इसके स्ट्रक्चर को आप जो है वो निकाल सकते हो। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से हम एनालाइज करके आपके एस्पार्टम के स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 सेट दिया हुआ हर क्वेश्चन में, तो बोला गया है कि आपके पास किस ऑप्शन में सेट 1 का जितना भी कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा एंड जो सेट 2 का जो कंपाउंड है वो आपस में क्या होगा, आयनाइजेशन आइसोमर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यानी सेट 1 में जो भी आपके पास कंपाउंड है सारा का सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना चाहिए, प्लस सेट 2 का जो कंपाउंड है उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए आयनाइजेशन आइसोमर का। तो ध्यान देंगे, पहला जो सेट ए ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सेट 1 जो दिख रहा है, तो यहाँ पे NiCO हॉल 4 जो है इसमें निकल का हाइब्रिडेशन होता है sp3 जो कि टेट्राहेड्रल होता है, तो ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यानी सेट 1 का जो ए कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, इसलिए इस ऑप्शन को हम हटा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बोला गया था कि आपका सेट 1 का सारा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करना चाहिए। अगर सेट 1 ऑप्शन ए का सेट 1 को हम इस कंपाउंड को चेक करते हैं PdCl2 PPA3 हॉल ट्वाइस, तो इसमें चूंकि इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें Ma2B2 टाइप का ये चूँकि आपके पास सिस्टम है तो ये सिस ट्रांस शो कर सकता था, यानी ये सिस ट्रांस शो कर सकता था। ठीक, लेकिन इसमें चूँकि एक ही मॉलिक्यूल शो कर सकता है तो इसको हम नहीं लेंगे।
ठीक है। अगला हम वो करते हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, तो सेट 1 का जो कॉम्प्लेक्स है, तो ऊपर में देखोगे तो ऊपर में जो कॉम्प्लेक्स दोनों है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। जैसे PdCl2 PPH3 का होल ट्वाइस, इसमें शेप स्क्वायर प्लान होगा तो यहाँ पे सिस्टम शो कर सकता है। दो डिफरेंट लिगेंड है दो, तो यहाँ से आपका शो करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसमें जो COEN-NH3 होल ट्वाइस Cl2 है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आपका शो कर जाएगा, इसमें आपका ज्योमेट्रिकल शो कर लेगा। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है नीचे सेट 2 में। तो सेट 2 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए था आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो आप देखोगे तो जो सेट 2 का जो कंपाउंड है, उसमें अगर आप रिलेशन निकालते हो तो इसमें चूँकि देखोगे इनका मेटल एक्सचेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, यानी इसको आप आयनाइजेशन आइसोमर नहीं बोल सकते हो। इसलिए आपका सेट 2 जो है वो आयनाइजेशन आइसोमर नहीं, इसलिए इसको आप हटा दो, इसलिए इसको आप नहीं लोगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है। हम बात करते हैं ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे जो सेट 1 में जो कंपाउंड्स है, तो आपके पास जो पहला कंपाउंड है CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस, यानी ये कंपाउंड होगा MA3B3 टाइप का, यानी ऑक्टाहेड्रल में 2 लिगेंड है, 3 मोनोडेंटल लिगेंड है। तो इस केस में क्या होता है, आपका ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक, इसको क्या शो करता है मैं आपको दिखाता हूँ, तो ध्यान देंगे। तो MA3B3 वाले टाइप में आपका जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म शो करता है, तो एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। इसको एक को बोलते हैं फेशियल फॉर्म और एक को बोलते हैं MER, यानी मेरीडायनल फॉर्म बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे 2 पेयर ज्योमेट्रिकल का हो सकता है। ठीक, आपके ऑप्शन सी के सेट 1 में जो अगला जो कॉम्प्लेक्स था, ये था COEN होल ट्वाइस Cl2। इसको भी आप देखोगे तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका EN कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें क्या होता है, एक से ट्रांसफॉर्म होता है और एक इसका सिस फॉर्म होता है। तो आपके ऑप्शन सी के सेट 1 में दोनों कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करते हैं सेट 2 का जो कंपाउंड से मेंशन किया हुआ है, तो सेट 2 में जो मॉलिक्यूल मेंशन किया हुआ है उसमें देखोगे तो बस आपके आउटर मोस्ट आयन क्या है, डिफरेंस है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। नहीं, इन दोनों का पॉइंट में घोलते हो तो आपको जो आयंस मिलने वाला है वो अलग अलग मिलेगा, यानी कि आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमर का। यानी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी आप देखोगे ऑप्शन डी में अगर चेक करते हो तो सेट 1 में जो ये कंपाउंड दिया हुआ है ना, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शो कर देगा बट ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ऑप्शन डी को भी हटा सकते हो। तो अल्टीमेटली इस पूरे क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है हमारे गिवन कंडीशन को मैच कर रहा है, जहाँ पे सेट 1 में जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा, और सेट 2 में जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उनका आपस में रिलेशन क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर का। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया इसमें कौन कौन स्टेटमेंट क्या है करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो पहला स्टेटमेंट ए बोल रहा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देंगे आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मोमेंटम और पोजीशन मेजर करना एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, और हम कितना भी एक्यूरेट होंगे तो उस एरर का जो वैल्यू आता है, लिमिटिंग वैल्यू, ये होता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, h/4π होगा। इसका मतलब किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम मोमेंटम या पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट पाथ में मूव कर रहा है, जैसे मानते हैं सर्कुलर पाथ में, तो हम तभी बोल सकते हैं जब मेरे को हर पॉइंट में पोजीशन एक्जैक्टली पता होगा। तो अगर मेरे को पोजीशन एक्जैक्टली पता होगा, यानी इसका मतलब क्या है, इस केस में आपका जो पोजीशन का एरर है वो हो जाएगा 0। तो अगर पोजीशन का एरर 0 हो जाएगा तो उस केस में मोमेंटम का एरर हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पोजीशन में कुछ ना कुछ एरर पक्का होगा, यानी हम सर्टनली कभी नहीं बोल सकते हैं कि मेरा पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा या कोई डिफरेंट पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम कभी नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है ये सही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का एक डिफरेंट पाथ हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है,
तो ये पहला स्टेटमेंट सही हुआ। सेकंड ध्यान देंगे, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनफाइनेटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी इसका मतलब क्या है, जो 2s ऑर्बिटल का जो एनर्जी है और जो इनफाइनेट डिस्टेंस जो दूर होगा ऑर्बिट उसका एनर्जी होगा, उसमें आपका 2s का एनर्जी क्या होगा, लोअर होगा। तो ध्यान देंगे, अगर इसको हम लिंक करते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम से, तो ध्यान देना आप पढ़े होगे कि हाइड्रोजन लाइक एटम का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस समथिंग कांस्टेंट यहाँ पे होता है इंटू z²/n²। तो चूंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो जितना भी आपका क्या करोगे n बढ़ाओगे, तो अगर n इंक्रीज करेगा तो आपका मैग्नीट्यूड घटेगा, मैग्नीट्यूड घटेगा। बट चूंकि बाहर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो जितना मैग्नीट्यूड घटेगा उतना, चूंकि साइन नेगेटिव है तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतना एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। और इन्फिनिटी वाले पोजीशन में जब n होगा इनफाइनाइट, उस केस में एनर्जी जो होता है वो हो जाता है अप्रोच टू जीरो को अप्रोच कर देता है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो सेकेंड ऑर्बिट का जो एनर्जी निकलेगा वो नेगेटिव में होगा, और इनफाइनाइट ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा जीरो को अप्रोच करेगा। तो जीरो जो है नेगेटिव वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए क्या होगा, आपका जो बी स्टेटमेंट है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n1। तो ये भी सही है। अब अगर मान लेते हैं बोर्स मॉडल का बात करते हैं, तो आपका एनर्जी मोस्ट नेगेटिव कब होगा, तो इस इक्वेशन में अगर आप n को पुट करोगे 1, तो उस केस में आपका एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप n को बड़ा करोगे आपका मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब n का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। और n का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जब n मिनिमम होगा, जो कि यानी 1 हो सकता है, उस केस में आपका एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम नेगेटिव पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है, यानी ये भी क्या होगा, आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। यानी ए बी सी ये तीनों क्या है, अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं कि तीनों क्या होगा, करेक्ट होगा। हम देखते हैं ऑप्शन डी पे, तो ध्यान देना ऑप्शन डी में अगर बात करते हो तो उसमें बोला गया है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। तो जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बोर्स मॉडल का, उसको बोल सकते हो समथिंग कांस्टेंट z/n होता है, सम कांस्टेंट इनटू z/n। तो अगर तुम n बढ़ाओगे, तो वेलोसिटी क्या होगा, nth ऑर्बिट का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो यहाँ बोला हुआ है कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, एक गलत दिया हुआ है। यानी ऑप्शन डी क्या है, इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H3O+ फॉर्म्स फिनॉल एंड अ बाई प्रोडक्ट P। अब बोला गया है रिएक्शन ऑफ P with 3 equivalent of Cl2 gives compound Q. Then बोला गया treatment of Q with calcium hydroxide produces compound R in salt of calcium S. अब आपको बोला गया है ये जो PQRS फॉर्म किया है उस पर बेस कुछ आपके पास स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। अब बोला गया कौन कौन स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये PQRS कंपाउंड को पहले पहचानते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ जो भी सीक्वेंस दिया रिएक्शन में, ये सिंपली आपका फिनॉल के प्रिपरेशन के मेथड से लिया हुआ है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो चलते हैं पहले उस रिएक्शंस को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका जब आप एयर ऑक्सीडेशन करोगे तो फॉर्म करता है आपके पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक, यानी यहाँ पे जो होता है यहाँ का H निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल क्या स्टेबल है और यहाँ पे प्रोसाइड लिंकेज क्रिएट होता है। बात समझ में आया। अब जब इसको आप एसिडिफाई करते हो
तो आपका फिनॉल फॉर्म करता है, साथ में जो बाई प्रोडक्ट पी जो बोला हुआ है पी बनेगा आपका एसीटोन। तो हम लोग पी पहचान लिए, पी क्या हो गया आपके पास एसीटोन, ठीक है। अब एसीटोन में हम डालेंगे हम क्लोरीन 3 इक्विवेलेंट, तो उसमें क्या होगा किसी एक पोजीशन का यानी एक अल्फा पोजीशन का आपका तीनों एच हटा के वहाँ पर क्या जोड़ना, तीनों सील को जोड़ देना, ठीक। तो आपके पास ये फॉर्म कर चुका है। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बेसिक मीडियम होगा क्या, तो यहाँ पे आपके पास आइडोफॉर्म जैसा रिएक्शन ऑकर करेगा और सिंपली क्या होगा यहाँ पे आपका यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये सिस्टम एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉन्ड टूटेगा तो आपको पास अगर देख रहे हो आप तो इस पॉइंट से अगर आप निकालते हो यानी यहाँ पे OH अटैक करता है अगर, तो यहाँ से CCl बाहर निकलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का वैकेंडी रेजोनेंस हो सकता है और यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी मिलेगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम में आपके पास बनेगा CH3COH फॉर्म करेगा और यहाँ पे बनेगा CCl3 माइनस। अब जो है चूँकि यहाँ पे एसिडिक H है इसको आप यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो अल्टीमेटली यहाँ बनेगा एस्टेट आयन और फॉर्म करके आपके पास क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब चूँकि आपके पास कैल्शियम +2 है तो आपके पास एस्टेट आयन और कैल्शियम जो एस्टेट आयन है कैल्शियम +2 मिलकर बना देगा कैल्शियम एस्टेट, ठीक है। तो ये फॉर्म कर जाएगा कैल्शियम एसीटेट। तो ये आपके पास सॉल्ट बन गया कैल्शियम एस्टेट का। तो आपके पास जो Q है Q ये फॉर्म कर गया आपके पास, और S जो है S बन गया आपके पास कैल्शियम एस्टेट, और R क्या बनेगा, R बनेगा आपके पास क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा, R बन गया आपके पास क्लोरोफॉर्म। यानी आपके पास P हो गया, फिर से रिपीट करना, P क्या हो गया, तो P हो गया आपका एसीटोन, ठीक। आपका जो Q है Q कंपाउंड में क्या बोला गया, यहाँ पे CH3 होगा CO और यहाँ पे Cl होगा। आपका जो S होगा S सॉल्ट क्या बनेगा, तो कैल्शियम एस्टेट बनेगा सॉल्ट, और आपके पास जो R बनेगा R क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म बनेगा। बात समझ में आया। अब ध्यान देंगे इस पर हम लोग अगर हमको स्टेटमेंट 1A को हम अगर हम चेक करेंगे तो ध्यान देना स्टेटमेंट A में बोला गया है कि अगर हम P को R के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो आपका कंपाउंड ऐसा बनता है। अब ध्यान देंगे आपका P क्या है, P है आपके पास एसीटोन। अब एसीटोन ध्यान देंगे एसीटोन में आपके पास चूंकि कार्बोनाइल सिस्टम है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है इस कार्बन के पास, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। अब होता क्या है, जो R है क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का जो H है ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बना इजी है तो बेसिक मीडियम क्या करेगा, यहाँ के H को खींच लेगा, ठीक है, खींचेगा तो अल्टीमेटली सिस्टम बनेगा, ये बनेगा CCl माइनस। अब ये सिस्टम अटैक करेगा कहाँ पे, स्टोन पे अटैक करेगा, तो सिस्टम में ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा, बात समझ में आया। और वाटर से H ले करके अल्टीमेटली यहाँ पे जो H आएगा तो यहाँ पे आपका जो यहाँ का जो H+ है उस पर ये नेगेटिव अटैक कर लेगा और आपका सिस्टम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब का जो स्टेटमेंट जो A है ये सही स्टेटमेंट है, यानी आपके पास स्टेटमेंट A जो होगा ये होगा करेक्ट। ठीक है, हम बात करते हैं बी स्टेटमेंट का। तो इसमें बोला गया कि R यानी क्लोरोफॉर्म को हम रेट करेंगे O2 को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बनता है फॉस्जिन। क्या बनता है, फॉस्जिन गैस। ध्यान देंगे आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका अगर हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं साइड का फॉर्म है तो यहाँ बनता है COCl2 और यही होता है आपका फॉस्जिन गैस। तो यानी आपका जो बी है वो भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान देंगे ऑप्शन सी का हम बात करते हैं। तो सी में क्या बोला, क्यू को रिएक्ट करेंगे हम एक्वस एनओएच के साथ तो प्रोड्यूस करता है ए कंपाउंड। तो अब ध्यान देंगे जो कंपाउंड बनाया हुआ है ये बनाने का लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ आपको।
तो क्यू जो कंपाउंड था, क्यू को पहले मैं दिखाता हूँ, क्यू क्या किस कंपाउंड को हम लोग बोले थे। तो क्यू जो कंपाउंड था ये कंपाउंड था यहाँ पे, ठीक। तो इस क्यू कंपाउंड में अगर हम रीड करते हैं, ठीक है, तो आपके इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो अगर आपके पास जो क्यू कंपाउंड है ऐसा कुछ है, तो इसमें अगर हम बेस से ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों लोग, तो बेस यानी OH माइनस, OH माइनस के प्रेजेंस में ये होता है लिविंग ग्रुप, यानी यहाँ पे चूँकि अनस्टेबल है यहाँ पे, तो ये अटैक करेगा सिस्टम और इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3 COH बनेगा, और यहाँ पे C माइनस Cl फॉर्म करेगा, और यहाँ का एसिडिक जहाँ ट्रांसफर होगा तो अल्टीमेटली बनेगा CH3 CO माइनस एंड CH3 बनेगा, ठीक है। यानी इससे तो मैच नहीं कर रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट क्यू सी होगा, सी स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट डी का। तो एस का हीटिंग करेंगे तो मेरे को पी मिलेगा। अब पी क्या है, तो पी है आपका एसीटोन। तो एस क्या है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट आयन है। तो एक बार चेक करते हैं। तो जब भी हम कैल्शियम सॉल्ट का हीटिंग करते हैं तो आपको सिंपल समझ में आना चाहिए। तो कैल्शियम सॉल्ट को हम हीट करेंगे तो आपके पास एक शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको कैल्शियम कार्बन को हटाना होता है, यानी यहाँ से इसको हटा दो और इस R को यहाँ जोड़ देना होता है, यानी यहाँ पे बनेगा RCOR बनता है। यहाँ पे सॉल्ट क्या था, तो यहाँ पे सॉल्ट है कैल्शियम सॉल्ट है एसिटेट आयन का, तो यहाँ पे एसिटेट आयन है, और यहाँ पे कैल्शियम +2 था। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से कैल्शियम कार्बन को तुम बाहर निकालोगे, यानी ये हट गया पूरा, तो ये CH3 यहाँ जोड़ देंगे तो अल्टीमेटली बन क्या रहा है जोड़ने पे, तो बनेगा आपका एसीटोन, यानी हमारे P से मैच कर जा रहा है। यानी जब हम S का हीटिंग करेंगे, यानी ये हो गया आपका S, तो ये बन गया P, यानी ऑप्शन जो D है, ऑप्शन D भी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन A, B एंड D। तो ऑप्शन A, B एंड D ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ और बोला गया है कि किस किस ऑप्शन में एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल का ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, ठीक है। एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान देंगे ये हुआ आपका CO2 का स्ट्रक्चर। CO2 में कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, इवन ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या है, पूरा है। तो ये मॉलिक्यूल अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अब देखना इथीन पार्टिकल में कार्बन अपने ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके ऑक्टेट रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। NO में जो N के पास देखोगे तो ऑक्सीजन एटम तो अपने ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, बट जो N एटम है, एन के पास क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना हुआ है और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो दो बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन आएगा और 3 से क्या इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इन इस केस में यहाँ पे ऑक्टेट रूल ओबे नहीं कर रहा है। HCl में क्या, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ से होगा और 1 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन तक क्या होगा, 8 होगा। यानी HCl भी क्या होगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ठीक। अगर बात करते हैं हम NO2 का, तो उसमें जो N सेंटर है उसमें देखोगे तो वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो NO2 भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। अगर हम ओजोन का बात करते हैं तो ओजोन में क्या है, ओजोन में हर O एटम का ऑक्टेट पूरा है, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर बात करते हैं H2SO4 का, तो उसमें जो सल्फर सेंटर है उसमें 6 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, ये अपने ऑक्टेट रूल को वॉलेट करके अपने ऑर्बिटल को एक्सपैंड करके यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर ले रहा है, क्योंकि इसका वैकेंडी खाली था। तो ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करेगा। BCl3 में क्या 3 बॉन्ड बना हुआ है, इस पर इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो अब देखोगे इन सारे सिस्टम में CO2, इथीन, HCl एंड O3
या फिर होटल को फॉलो कर रहा है, बाकी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये चारों मॉलिक्यूल किस किस ऑप्शन, मतलब इन चारों में से मॉलिक्यूल होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो CO2, इथिन, HCl, ओजोन। अब हम आते हैं हम लोग ऑप्शन में। तो पहले वाला ऑप्शन में CO2 है, इथिन है, HCl है, यानी इस ऑप्शन में 3 मॉलिक्यूल है जिसमें आउटर लूप फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम बी में बात कर रहे हैं तो बी में O3 होगा, HCl होगा बस। तो इसमें 2 है, तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग क्या था कि कम से कम 3 मॉलिक्यूल होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन सी में क्या होगा, जो आउटर लूप फॉलो करेगा इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करने वाला है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी भी आप हटा सकते हो। ऑप्शन डी में अगर बात करते हैं हम लोग, तो CO2 फॉलो करेगा आउटर लूप को, O3 फॉलो करेगा और इथिन फॉलो करेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल फॉलो करने वाला है, यानी ऑप्शन डी को भी आप सही बोल सकते हो, यानी इसमें भी क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल आउटर लूप को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग कि किस किस ऑप्शन में कम से कम 3 मॉलिक्यूल आउटर लूप फॉलो करेगा, तो इसका होगा आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए एंड डी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने जे एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके सिस्टम में 5 मोल एक मोनोटोमिक आइडियल गैस है। ठीक है, और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उसका VT ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें बोला हुआ है कि सिस्टम पहले पॉइंट X पे था, फिर ये सिस्टम Y पे गया और फिर Y से कहाँ गया, एक्सपैंड करके Z पे गया है। ठीक है, तो आप VT ग्राफ में देख सकते हो कि जब आपका X से Y जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस होगा आइसोथर्मल, और Y से Z जो प्रोसेस जा रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो ये क्या होगा, आइसोकोरिक पॉइंट होगा। ठीक है भाई, चलो। तो आपके X से Y में क्या होगा, थर्मल प्रोसेस है, और Y से Z प्रोसेस क्या होगा, आइसोकोरिक होगा। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे पूछा गया है कि आपको पता करना इस प्रोसेस का, यानी X से Y, Y से Z, इस पूरे प्रोसेस का आपको डेल्टा H पता करना है, डेल्टा H पता करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको डेल्टा जब पता करो तो डेल्टा H आपको निकालना है X से Y, Y से Z। तो सिंपली आप हेस लॉ का यूज़ करके सोल्व सकते हो कि A इक्वल टू होगा डेल्टा H ऑफ X से Y प्लस डेल्टा H ऑफ Y से Z। तो दोनों का हमको डेल्टा H अलग निकाल लेंगे, तो हम लोग उसको ऐड करके सिंपली आप डेल्टा H X से Y, Y से Z का हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, आपको बोला हुआ क्वेश्चन में कि आपका जो CV का वैल्यू आपको लेना है, कितना लेना है, 12 किलो जूल पर केल्विन आपको लेना है, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू लेना है 8.3। क्लियर रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, X से Y का डेल्टा H पता करते हैं, इंथैल्पी चेंज पता करेंगे सिंपली, फिर पता करेंगे Y से Z, दोनों को ऐड करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान देना, इंथैल्पी को बेसिक डिफाइन कैसे किया गया है, तो इंथैल्पी इक्वल टू होता है U प्लस PV। U यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, P है यहाँ पे, P है आपका प्रेशर, V है वॉल्यूम। तो इंथैल्पी का बेसिक डेफिनेशन होता है। तो अगर हम बात करते हैं चेंज इंथैल्पी का, तो चूंकि इसमें क्या हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं चेंज इंथैल्पी का, तो चेंज इंथैल्पी का जो फॉर्मूला हो निकल के आ जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का चेंज। तो ये आपका फंडामेंटल डेफिनेशन इंथैल्पी चेंज का। अब चूंकि आपका सिस्टम आइडियल गैस है, तो आप PV इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, NRT पुट कर सकते हो। तो जहाँ भी हमको जरूरत पड़ेगा हम PV इक्वल टू NRT को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम X से Y को देखें, तो X से Y में आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ का जो डेल्टा H होगा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। चूँकि आपको पता है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NCV एंड डेल्टा T। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो उसमें डेल्टा T क्या होगा, डेल्टा T क्या होगा, 0 होगा। यानी इस प्रोसेस का जो इंटरनल चेंज है ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो डेल्टा H में डेल्टा U का टर्म क्या होगा, 0 हो चुका है, प्लस जो PV है, PV के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो PV के लिए पुट कर सकते हैं
NRT, चूँकि ये सिस्टम आइडल गैस फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे NRT हो जाएगा। अब प्रोसेस में क्या है, चूँकि सिस्टम में रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है, बस ये क्या कर रहा है, आपका सिस्टम रिएक्शन ऑकर बस एक्सपैंड कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो अल्टीमेटली क्या होगा, मोल बाहर आ गया, R बाहर आ गया, डेल्टा टी, और डेल्टा टी का टर्म क्या है, 0 है, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। तो अल्टीमेटली ये टर्म भी क्या निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये टर्म भी क्या आ रहा है, 0। तो डेल्टा H का जो वैल्यू हो जाएगा x से y के लिए, तो डेल्टा U 0 और डेल्टा PV भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी अल्टीमेटली क्या वैल्यू हो जाएगा, 0। यानी सिंपली आपका ये चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल हो और सिस्टम आइडल गैस हो और नॉन रिएक्टिव हो, रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है, उसमें एंथैल्पी चेंज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस यहाँ जो भी हम लोग सीखे उसमें एक चीज़ आप इंटरप्रेट कर सकते हो। क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर आपका सिस्टम आइडियल होगा एंड नॉन रिएक्टिव होगा, रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है, आइडियल नॉन रिएक्टिव में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U तो 0 होता है, साथ में क्या होगा, डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, उसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया x से y के लिए। हमको पता करना y से z में प्रोसेस में क्या होगा, तो y से z प्रोसेस के लिए फिर से क्या करना बच्चों लोग, तो y से z में होगा क्या कि डेल्टा H जो है ये क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV का क्या होगा, सम होगा। ठीक, अब जो PV है तो डेल्टा U को हम ले सकते हैं NCV डेल्टा T, और यहाँ पे जो डेल्टा PV है उसके लिए सकते हैं हम लोग NRT, चूँकि मोल और R कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो अल्टीमेटली क्या होगा, NCV डेल्टा T, डेल्टा U का टर्म होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा NR और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा T। अब यहाँ पे मोल कितना है, 5। CV का वैल्यू क्वेश्चन में कितना लेने बोला गया था बच्चों लोग, ये बोला गया था 12, 12 पुट कर लेते हैं। और आपका जो है y से z में टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ था, ध्यान देना, यहाँ पे y पॉइंट पे टेम्परेचर कितना दिया क्वेश्चन में, 335 केल्विन, और z पॉइंट पे कितना दिया, 415। ठीक, तो y पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है बच्चों लोग, 335, यहाँ पे क्या है, 415। तो y पॉइंट पे टेम्परेचर है 335, जेड पॉइंट पे 415, यानी डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आपके पास y का पॉइंट का वैल्यू है 335, जेड का है 415 टेम्परेचर का वैल्यूज, तो उसमें डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक, अब यहाँ पे 80 को पुट कर दो, 5 इंटू R का वैल्यू क्या लिया क्वेश्चन में लेने के लिए, 8.3, यहाँ पे 80 पुट कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 60 इंटू 80, और यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा 400 इंटू 8.3, ये वाला हो जाएगा 4800 जूल। डेल्टा U का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 4800 जूल आएगा, और डेल्टा ऑफ PV का जो वैल्यू निकल के आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है बच्चों लोग, तो ये हो जाएगा आपका 830 इंटू 4 कर लो, तो 830 इंटू 4 जो होता है कितना होता है बच्चों लोग, ये होगा 3320 जूल। अब इसको आप ऐड कर लो, तो ऐड करने से कितना वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 8120 जूल। यानी डेल्टा H जो है आपका y से z प्रोसेस का आ गया कितना, 8120। अब ध्यान देंगे आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था डेल्टा H x y z का प्रोसेस का क्या होगा, तो सिंपली क्या होगा, डेल्टा H ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा H ऑफ वाई जेड को आपको ऐड करना है, तो डेल्टा H ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा 0, और डेल्टा H ऑफ वाई जेड क्या हो जाएगा 38120 जूल। तो आपका समेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8120 जूल। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन। इस तरीके के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे हमने एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि आपका H2 प्लस NO कंबाइन करके N2 प्लस H2 बनाता है। इसका बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप फास्ट है, सेकेंड स्टेप क्या है, स्लो है, यानी ये आपका RD स्टेप है, और आपका थर्ड स्टेप फिर से क्या है, फास्ट है। इस मैकेनिज्म का यूज करके बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, हम लोग इसका पहले रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट लॉ लिखा जाता है आपके
RD स्टेप के लिए, यानी जो स्लो स्टेप होगा उसके लिए हम रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ लिखेंगे तो क्या होगा, तो चूंकि आपका जितना भी स्टेप्स है मैकेनिज्म में सारा एलिमेंट्री नेचर का होता है, यानी सारा सिंगल स्टेप का होता है, तो उसमें सिंपली जो होगा कोएफिशिएंट क्या होगा, पावर में जाएगा। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ का जो रेट कांस्टेंट K2 है आपके RD स्टेप के लिए, ठीक है। तो K2 और इसमें जो N2O2 है NH2 है, ठीक है। अब ध्यान देना आपके जो गिवन रिएक्शन में रिएक्टेंट है हाइड्रोजन NO, तो N2O2 जो है वो बीच में एक इंटरमीडिएट के फॉर्म बन रहा है, यानी आपका जो N2O2 यहाँ पे क्या है, ये है इंटरमीडिएट। तो हमेशा हम लोग का जो रेट लॉ होता है उसको एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरे को इसको रिप्लेस करना है N2O2 को। तो N2O2 रिप्लेस कैसे करेंगे, तो आपका जो पहला स्टेप में जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, जो आपके फर्स्ट स्टेप में है, यानी जो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिख सकते हो K/K माइनस, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम K इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 एंड NO का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको मैं यहाँ से लिख कैसे दिखा दें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, N2O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इनटू क्या होगा, NO का स्क्वायर। अब जो K इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, तो K इक्विलिब्रियम बेसिकली यहाँ पे क्या है, K1/K माइनस 1 का आपका ये, यानी बैकवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है उसका रेशियो है। अब सिंपली क्या करना मेरे को, इसको पुट करना ऊपर वाले इस एक्सप्रेशन में रेट लॉ में। तो रेट लॉ में पुट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो रेट लॉ जो अब लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका K2 और यहाँ पे K इक्विलिब्रियम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO का स्क्वायर NH2। इसको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आपका जो रेट लॉ बनने वाला है, रेट लॉ क्या हो जाएगा बच्चों लोग, तो हो जाएगा K2 K इक्विलिब्रियम NO का स्क्वायर NH2। अब यहाँ पे जो K इक्विलिब्रियम है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे जो है जितना भी K है सबका सब कांस्टेंट, इसको हटा के एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं K NO का स्क्वायर NH2। तो ध्यान देना ये आपका रेट लॉ हो गया। तो रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट का पावर होगा वही होता है ऑर्डर। तो यहाँ पे NO का पावर 2 है, H2 का पावर 1 है, यानी NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो सारे को सम कर लो, यानी हो जाएगा 2 + 1, यानी क्या हो जाएगा 3। तो अल्टीमेटली यहाँ जो बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जब भी आप एस्टल्डिहाइड को ट्रीट करते हो विद एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NOH, तो आपका एक कंपाउंड बनता है PnQ। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट एंड Q अपॉन एसिडिफिकेशन गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। अब उसका बोला गया है कि जब P है, P को जब हम ट्रीट करते हैं एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पाराटोलिन सल्फोनिक एसिड, यानी बेसिकली ये मीडियम एसिडिक करने वाला है। तो आपके पास एक कंपाउंड R बनेगा और बोला इस कंपाउंड R में आपको पता करना है कितना CH2 ग्रुप होगा और कितना ऑक्सीजन एटम होगा, दोनों का सम को निकालना है, यानी CH2 प्लस ऑक्सीजन के सम को, एडिशन को आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर आप देखोगे तो पहला स्टेप जो है आपके पास एस्टल्डिहाइड है, ठीक, और प्लस फॉर्मल्डिहाइड है, मीडियम बेसिक है। तो चूंकि और एक क्या है, फॉर्मल्डिहाइड आपके पास एक्सेस में है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बेसिक मीडियम में इसमें होता क्या है, आपके पास यहाँ पे अल्फा H है तो यहाँ पे अल्डोल होगा, और चूंकि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है तो यहाँ पे 3 बार अल्डोल होगा, 3 अल्डोल होने वाला है। तो इसमें आपका 3 अल्डोल रिएक्शन होने वाला है, ठीक।
तो अल्डोल रिएक्शन आप करने वाले हो 3 टाइम्स। तो अल्डोल रिएक्शन जब हो जाएगा 3 बार तो आपके सिस्टम में ऐसा कुछ बनने वाला है, CH2OH, 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 और यहाँ पे बन जाएगा ये आपके पास अल्डिहाइड है, ठीक। और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड अभी भी एक्सेस में, तो सिस्टम बचा रहेगा। तो 3 बार अल्डोल होने के बाद आपके सिस्टम में ऐसा कुछ सिस्टम बन चुका होगा। अब यहाँ पे अल्फा एच क्या है, इस कंपाउंड का अल्फा एच क्या है, 0 है, और यहाँ पे अल्फा एच नहीं है। तो जब अल्फा एच नहीं है और अल्डिहाइड है तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप बेसिक मीडियम में फिर क्या होता है, अगला स्टेप में क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। अब चूंकि यहाँ पे दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट है तो यहाँ पे कैसा कैनिजारो होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कैनिजारो होने वाला है। क्या होने वाला है, क्रॉस कैनिजारो। तो जब क्रॉस कैनिजारो की हम बात करते हैं तो उसमें जो होगा, जो बल्कि एल्डिहाइड होगा, ठीक है, जो बल्कि एल्डिहाइड होगा वो रिड्यूज होगा अल्कोहल में, और जो छोटा होगा एल्डिहाइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा अपने करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में। तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस के बाद आपका सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा। तो ये बन गया आपका, रिड्यूज हो गया, और यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा अपने एसिड के सॉल्ट में। बात समझ में आया? इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब ध्यान देना, तो ये कंपाउंड आपका P है और ये आपका Q है। क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि Q को एसिडिफिकेशन करने पे टॉलरेंस देगा। तो P में ध्यान देना, टॉलरेंस कौन देता है, तो आपके पास अगर पता होगा तो टॉलरेंस देगा अल्डिहाइड, या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड भी टॉलरेंस देता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो P है, P में अल्डिहाइड तो है नहीं, तो P जो है डू नॉट गिव टॉलरेंस, इसके बेसिस पे इसको P को हम बोल सकते हैं कि P है। और जो Q है, Q में अगर एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको बनता है क्या, बनेगा फॉर्मिक एसिड, यानी ये आपका टॉलरेंस देगा, गिव टॉलरेंस टेस्ट, ठीक। तो ये हो गया। अब बोला गया है जो आपका जो P बना है, P को हम ट्रीट कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। तो जो P है आपके पास है, तो P आपके पास अल्कोहल है और इसमें एक ही मॉलिक्यूल में आपके पास 4 OH है। इसको ट्रीट कैसे करें, चलो इसको ट्रीट करें हम लोग साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। और मीडियम क्या है, मीडियम है एसिडिक। तो आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि आपके इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पारा टॉल्यूइन सल्फ्यूनिक एसिड, इसका मतलब बस क्या है, ये एसिड है, इसका रोल बस है H+ देना। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसका बड़ा सा नाम देख के बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको मीडियम को एसिडिक करने वाला है। तो आपके पास अल्कोहल है और आपके पास कीटोन है, तो यहाँ आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ प्रोसेस होगा एसिटल फॉर्मेशन। तो एसिटल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और चूँकि आपके पास मल्टीपल OH है, तो ध्यान देना, जब भी आपके पास अल्कोहल होता है और आपके पास कार्बोनिक ग्रुप होता है, उसमें इन एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि यहाँ पे एसिटल फॉर्म करेगा। तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा बनता है, OR ऐसा बन जाता है। अब चूँकि अगर आपके पास डायोल्स होगा, तो डायोल में क्या होता है कि एक में 2 OH होता है अगर, तो आपका एसिटल कैसा बनेगा, तो आपका एसिटल में क्या होता है कि आपके पास साइक्लिक एसिड बन जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास चूंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 4 OH है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 OH मिलकर एक से रिएक्ट करेगा। तो ये 2 OH के लिए यहाँ पे एक पे अटैक कर लेगा, और एक और मॉलिक्यूल आप लोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, तो अल्टीमेटली सिस्टम में यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये OH है, ये OH है। तो आपके पास साइक्लोहेक्सेन का 2 पार्टिकल आएगा, एक इधर और एक इधर। तो दोनों साइड आपका अल्टीमेटली क्या बनेगा, दोनों साइड बनने वाला है आपका एसिटल फॉर्मेशन होगा, यानी साइक्लिक एसिटल फॉर्म करेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा तो अटैक करवाओ,
तो कंपाउंड जो बनने वाला है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो रिंग को काउंट कर लो आप। तो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा और रिंग क्लोजर होगा। यहाँ पे फिर CH2, यहाँ CH2, यहाँ O, यहाँ O। इसको आप फिर से इसको इंक्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके सिस्टम में इस फिगर को मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। तो इसका फिगर कैसा बनेगा तो ध्यान देना। इसका फिगर मैं आपके सामने फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ कि फिगर कैसा बनने वाला है। तो ध्यान देना, ये फिगर आपको यहाँ देखो ये बनाया हुआ है। ये फिगर आपका इस तरह का बनने वाला है। तो यहाँ देखना, फर्स्ट स्टेप में क्या था, आपका ये सिस्टम दिया था, एक्सेस बेस था। तो 3 बार लोल होगा, एक बार कहीं जा रहा होगा, तो सिस्टम ऐसा बनेगा। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। Q के एसिडिफिकेशन के बाद जो बनेगा आपको फॉर्मिक एसिड आपका टॉलरेंस देता है। एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन में जब डालेंगे तो यहाँ पे एसिड फॉर्मेशन होगा दोनों साइड से। तो आपका एसिड ऐसा कुछ बनने वाला था। ठीक, अब इसमें देखोगे कितना आपके पास CH2 ग्रुप है। तो CH2 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो एक रिंग में 5 हो गया। यहाँ भी क्या होगा, 5 होगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ ही 5 हो गया। और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2 3 4। तो आप देखोगे आपका CH2 ग्रुप कितना दिख रहा है। तो इस रिंग में 5, यहाँ पे CH2 कितना है 5, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे CH2 कितना है 4। तो CH2 का नंबर कितना हो गया, तो CH2 का नंबर हो चुका है आपके पास 14। बात समझे। अब ओ एटम का बात करते हैं तो ओ एटम देखो यहाँ पे कितना है। तो ओ एटम के पास कितना दिया हुआ, चलो 1 1 2 3 4। तो आपका जो ओ एटम है, ओ एटम होगा 4। दोनों का सम कितना हो जाएगा, चलो तो दोनों का सम हो जाएगा, तो दोनों का सम हो जाएगा 18। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपके पास CH2 और O एटम का सम हो जाएगा 18। तो ये था इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन एंड एनालिसिस के हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ मेटल कार्बोनिल दिया हुआ है और बोला गया इसमें कौन कौन सा कार्बोनिल है, कौन कौन सा मेटल कार्बोनिल है जो कि निकल कार्बोनिल से आइसोटोनिक होने वाला है। तो सिंपल था ना, आपका जो कार्बोनिल में जो CO एज लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इस पर आपका चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है इस पर 0। तो अगर इसका यूज़ करके हम देखेंगे तो यहाँ पे निकल कार्बोनिल में आपके पास निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 होगा। तो आपको सिंपली पहले पता कर लो कि निकल कार्बोनिल में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो ध्यान देना, जो CO है तो एक CO में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कार्बन का होता है 6 और O का होता है 8, यानी क्या हो टोटल क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपके पास निकल कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आपके पास CO का नंबर 4 है, तो 4 × 14 करने से 56 आएगा। और निकल का 28 इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो तो 56 + 28 कितना होगा, तो हो जाएगा आपके पास 84। अब आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे 84 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। तो आप देखोगे VCO6 में आपका वैडियम का ऑक्सीडेशन से 0 होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 23 होगा। और CO का 6 है तो वैल्यू होगा आपके पास 84। तो 84 + 23 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 107। ठीक है, अगर बात करते हैं CrCO5 में, तो CO का 14 × 5 कर दो, कितना होगा 70 प्लस क्रोमियम का चूँकि ऑक्सीडेशन से 0 है तो यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 94 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बात करते हैं CuCO3, तो ध्यान देंगे जो CuCO3 है उसमें कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास CO है उसका 3 होगा तो कितना होगा 43, और प्लस कॉपर होता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन से 0 होता है क्या होगा 29। तो 29 + 42 ये सम हो जाएगा 71।
बात समझ में आया। अगर बात करते हैं MnCO होल 5 का, तो CO का 5 का क्या होगा 70 होगा, प्लस Mn का ऑक्सीडेशन 0 है, तो यहाँ से वो 25, तो हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 95। FeCO होल 5 में ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Fe का 26 प्लस CO का 5 का होगा 70, दोनों का सम कितना होगा 96। एक है आपका CO होल 3 -3, तो यहाँ पे मेटल का चार्ज होगा -3। अब 3 CO का वैल्यू कितना होगा, तो 3 CO का वैल्यू हो जाएगा 42, और कोबाल्ट का 27 होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पर ऐड कर दो तो क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 प्लस 42 सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपके पास 72। अगला पॉइंट है CrCO होल 4 -4, तो इसमें आप देखना आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा -4। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपके पास होता है 56, प्लस क्रोमियम का 24 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 28, तो आपके पास 56 प्लस 28 कितना होगा, ये हो जाएगा 84। IrCO होल 3 में आपका CO का होगा 3 CO का होगा 42, और IR का एटॉमिक नंबर कितना होता है 77, तो 77 प्लस 42 आप ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 119। तो इन सारे को आप चेक करोगे तो ध्यान देंगे आपका इसमें से कौन सा कार्बोनाइल जो है निकल कार्बोनाइल से आइसोटोनिक होगा, तो आप देखोगे तो जो CrCO होल 4 -4 जो आपको दिख रहा है इकलौता मेटल कार्बोनाइल है जो कि आइसोटोनिक होगा किसके साथ, आपके पास निकल कार्बोनाइल के साथ। यानी अल्टीमेटली आपका जो इसमें आंसर होगा 1, यानी एक ही ऐसा मेटल कार्बोनाइल है जो निकल कार्बोनाइल के साथ क्या होगा आइसोटोनिक होगा इन सारे में से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी करना है, ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस में समझा दिया। इस क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है तो इसमें आप ऐसे सोच सकते थे, आपको यहाँ पे देखो आपको 4 CO है तो, और यहाँ पे निकल किस में 3D फैमिली का पार्ट है, तो पॉइंट है कि आपको मेटल जो होगा 3D फैमिली का ही होना चाहिए। ठीक, और CO का नंबर 4 होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि CO का नंबर अगर चेंज करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन चेंज करने वाला है, तो हम लोग IR को नहीं लेंगे। IR क्योंकि आपके पास 5D फैमिली का पार्ट है, प्लस तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऐसे ही काफ़ी चेंज कर जाएगा इसमें, तो निकल और IR में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का नंबर काफ़ी चेंज करने वाला है, क्योंकि IR का एटॉमिक नंबर कितना 77 है और निकल का 28 था, तो यहाँ पे एक CO का जो कम हो रहा है उतना कमी क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो इसको आप हटा सकते हो सेफली। सिंपली ध्यान देना आपके पास 6 CO है, हटा दो, क्योंकि 3D फैमिली में 6 CO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएगा, 5 CO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 3 CO है और कॉपर है, तो इसको तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ता, तो क्रॉस चेक करके भी लेंगे तो ये क्या 71 आ जा रहा था। ठीक, यहाँ 5 CO होगा, हटा सकते हो, क्योंकि 4 CO है तो 5 CO में एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि ब्रिज नहीं कर पाओगे, यहाँ 5 CO आप हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 CO है तो 3 CO है, यहाँ पे CO का नंबर क्या है कम है, तो यहाँ पे आप निकालोगे तभी इसका वैल्यू कितना आया था 72 आया था। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 CO मैच किया, और -4 से जो क्रोमियम का होगा वो निकल के साथ इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के नंबर में, तो अल्टीमेटली क्या होगा आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये इकलौता जो कंपाउंड है वो NiC होल पर साथ क्या होगा आइसोटोनिक होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपका एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसको पहले अपडेट कर रहे हो मर्क्यूरिक आयन इन वाटर में। ठीक है, तो इस कंपाउंड को मैं ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे CH2 ग्रुप का नंबर कितना 15 है, और यहाँ पे ईस्टर ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इसको जब ट्रीट करते हो किससे Hg+2 इन वाटर, तो यहाँ पे पानी ऐड होगा, और यहाँ पे आपका जो कटायन है यहाँ स्टेबल होगा, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे वाटर ऐड होगा, तो यहाँ पे आप OH को ऐड करोगे तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जो फर्दर टॉटोमराइज करेगा, तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होगा, तो ये इस H को आप यहाँ भेज देना, तो ये जो इंटरमीडिएट है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH3 CO CH2 का होल 15 NCO
COET। अब उसके बाद इसमें डाला गया जिंक Hg इन HCl, यानी जिंक अमलगम। तो बेसिकली होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पे जो आपका कीटोनिक ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देगा करस्पॉन्डिंग अल्केन में, यानी कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 CH2 होल 15 COOET। इसको आप फर्दर लिख सकते हो इस तरीके से आप, तो CH3 CH2 हो जाएगा टोटल 16 COOET। ठीक, लास्ट स्टेप में क्या किया, उसमें आपका H+ हीट किया गया, तो आपका जो एस्टर ग्रुप है उसका हाइड्रोलाइसिस होकर कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एसिड में, यानी आपके सामने एसिड मॉलिक्यूल बन चुका है। तो ये हो गया आपका P। तो P बन गया हमारे सामने। अब P को ट्रीट किया गया है ग्लिसरॉल के साथ। तो ग्लिसरॉल में क्या है कि पास 3 OH ग्रुप होता है। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ऐसा कुछ होता है CH2OH CHOH CH2OH। इसमें डालेंगे हम एसिड। तो आपके सामने एस्टर बनेगा। तो एस्टर में हम सिंपली ऐसा दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पूरे पार्ट को हम हम R बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एस्टर बनेगा। अब इसका बेसिक मेंडम आप करते हो हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे बोला क्या क्वेश्चन में, आप इसको एक्सेस एनर्जी में क्या करते हो, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आप एस्टर को जो हाइड्रोलाइज करते हो तो बनता है सोप फॉर्म करेगा इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होगा, तो आपका यहाँ पे सोप फॉर्म करेगा। तो अल्टीमेटली आपका ग्लिसरॉल दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ बनता है आपके पास RCOO माइनस Na+। ठीक, तो ये हो गया आपका सोप का पार्टिकल। अब डालोगे तुम कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कैल्शियम जो आयन है इसके साथ क्लब करेगा और यहाँ पे बनेगा इस तरह का सॉल्ट बनाएगा। अब जो R ग्रुप है, R ग्रुप है क्या, तो बेसिकली है ये CH3 CH2 होल 16 COO माइनस यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस कैल्शियम। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बोला क्या हुआ था कि आपके पास जो R प्रोड्यूस हो रहा है, तो बोला गया है कि जब आप Q का 1 मोल से स्टार्ट करते हो, यानी Q किसको बोला गया है, तो Q इसको बोला गया, इसको Q बोला गया है। तो Q का 1 मोल से आप स्टार्ट करते हो, इसका 1 मोल होगा, तो उससे आपका ये कितना मोल, ये जो सोप का पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है कितना मोल प्रोड्यूस, 3 मोल प्रोड्यूस होगा। और आपको पता है कि इसका 2 मोल से, यानी इसका अगर 2 मोल होगा तो उस केस में इसका मोल बनेगा 1 मोल। ठीक है, अल्टीमेटली 2 पार्टिकल क्लब करके बनता है सॉल्ट कैल्शियम के साथ। तो इसका अगर 2 मोल होता तो बनता है इसका 1 मोल। तो इसका जो कि 3 मोल है, तो 3 मोल से आपके 3 मोल से आपका जो कैल्शियम का सॉल्ट बना हुआ है कितना बनेगा, ये बनेगा 3/2 मोल। क्या बनेगा, 3/2 मोल। तो आपके पास अगर इसका 3 मोल होगा तो बनेगा 3/2 मोल। अब ध्यान देना, आपको जो कैल्शियम का सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका आपको वेट पता करना है इन ग्राम में। तो यहाँ जो सॉल्ट बना है इसका मोलर मास होगा, ये होता है 606 ग्राम। तो आप मोल आपको मोल तो निकाल चुके, तो वेट कैसे पता चलेगा चलो। तो इसका वेट निकालने के लिए सिंपली क्या करें हम लोग, मोल को मोल मास से, तो मोल, तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, जो कि 606 ग्राम है। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 909 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा 909 ग्राम। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन।
तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन इन सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और बोला है इसमें से कितने कॉम्प्लेक्स हैं जो कि डायमैटिक होंगे। ठीक है, यानी सिंपली आपको पता करना है किसमें अनपेल्ट्रॉन नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, पहला जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है MnNH3 का होल 6 बाहर चाहे +3, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा D4 केस। अब इसमें अमोनिया बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इस D4 केस में क्या करेगा, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन था तो 6 लिगेंड है, तो क्या होगा अंदर का 2D ऑक्यूपाई करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से पेयरिंग कर देना है, यानी इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से हटा दोगे और इलेक्ट्रॉन क्या होगा पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेड कितना दिख रहा है आपको, तो अनपेड आपको दिखेगा 2, तो यहाँ पे N लिख दे रहे हैं, N का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेड होगा 2 अनपेड होगा। ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स है MnCl होल 6 -3, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से +3 आएगा और यहाँ पे Cl कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग करेगा नहीं, तो यानी Mn+3 मतलब D4 केस है। अब इस D4 केस में क्या होगा, अनपेड का नंबर कितना होगा 4 रहेगा, तो लिगेंड पेयरिंग करेगा नहीं, तो यहाँ पे अनपेड क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक, F6 -3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, यानी यहाँ पे Fe का D5 केस होगा। अब यहाँ फ्लोरीन यानी F- जो यहाँ पे है वो वीक लिगेंड, तो पेयरिंग करेगा नहीं, तो यानी इसमें इस केस में आपका जो अगर ऑर्बिटल का डायग्राम प्लॉट करोगे तो अनपेड कितना होगा, तो अनपेड होगा 5, तो इस केस में अनपेड जो होगा अनपेड हो जाएगा 5। COF6 -3 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका कोबाल्ट का स्टेट होगा D6 केस होगा, F- इस केस में कैसा होगा वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड क्या है आपका पेयरिंग करेगा नहीं, तो इसमें D6 में देखोगे तो आपके पास अनपेड का नंबर कितना दिखेगा आपको 4। FeNH3 होल 6 +3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 मतलब इसमें आपका D5 केस है, इसमें अमोनिया बिहेव करता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इसमें पेयरिंग करेगा सिस्टम, तो आपको D5 में जो 5 अनपेड आपको दिख रहा है उसमें अंदर का 2D ऑक्यूपाई करेगा लिगेंड, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट हमको दिख रहा है उसको हटा दो, यहाँ पे इसको पेयरिंग कर देंगे हम लोग। तो जब पेयरिंग करेंगे इसका हम लोग तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो अनपेड कितना बचेगा, इसमें अनपेड बचेगा 1। ठीक, तो आप देख रहे हो इतने सारे कॉम्प्लेक्स में सब में अनपेड कुछ ना कुछ रह रहा है, इन सब का नेचर क्या होगा पैरामेटिक होगा। देखो बस लास्ट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे EN लिगेंड पे चार्ज क्या होता है 0। EN बेसिकली होता है क्या CH2NH2 CH2NH2 को हम बोलते हैं इथिलीन डाइमीन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EN, इस पर चार्ज क्या 0 है, तो अल्टीमेटली कोबाल्ट केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा +3 मतलब आपका कोबाल्ट किस केस में है D6 केस होगा। अब EN लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में D6 में अगर पेयरिंग करेंगे तो 6 लिगेंड केस में आपके अंदर का 2D को लिगेंड ऑक्यूपाई करने वाला है, तो आपका जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यानी बाहर का 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट के पेयरिंग में आ जाएगा, तो इसमें अनपेड बचेगा 0। ठीक है, तो अनपेड 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस में इकलौता कॉम्प्लेक्स जो लास्ट जो कॉम्प्लेक्स हम लोग देख रहे हैं ये होने वाला है डायमैग्नेटिक। तो इसमें कितना नंबर है टोटल, तो एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि डायमैग्नेटिक होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। इस तरह के सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि लिया गया है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन से। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके साथ इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जब भी आप ऐड करते हो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट स्टेप बाय स्टेप टू लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, तो बेसिकली आपके पास लार्ज वॉल्यूम होगा टाइट्रेट का, इसमें ऊपर से इसमें ऐड कर रहे हो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी छोटा सा वॉल्यूम ऐड कर रहे हो किसका, टाइट्रेंट्स का ऐड कर रहे हो। ठीक है, और बोला गया है कि जैसे हम इसमें एडिशन करते जाएंगे हर पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है,
और आपको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का वैल्यू दिया है कुछ आयंस का। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देंगे आपके सामने क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपके सामने लिस्ट 1 में क्या है, टाइट्रेट एंड टाइटेंट्स का लिस्ट दिया हुआ हर क्वेश्चन में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो उनका ग्राफ बनेगा कंडक्टेंस का वर्सेस वॉल्यूम टाइट्रेंट, उसका ग्राफ बनाया हुआ है, और आपको बोला गया है कि आपको इनका करेक्ट मैच को ढूंढना है। तो आप चेक करना, ध्यान सुनना। तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप एनालाइज करो बैठ के थोड़ा सा। तो ध्यान देंगे आपके पास जो है Ag+ और K+ का जो आयनिक कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है, बट K+ का वैल्यू हाइयर है एज कम्पेयर टू Ag+, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगला पॉइंट क्या नोट करना है कि नाइट्रेट और Cl का वैल्यू देखोगे सिमिलर है, ठीक है। तो नाइट्रेट और Cl का वैल्यू अगर सिमिलर दिख रहा है आपको, उसमें भी क्या होगा, Cl का वैल्यू हल्का सा क्या होगा, हाइयर होगा। अब कैटायन में देखना, जितना भी कैटायन है उसमें देखना H+ का जो कंडक्टिविटी का वैल्यू दिख रहा है वो आपको हाईएस्ट दिखेगा। कितना दिखेगा, वो आपको हाईएस्ट दिखेगा। ये सबसे हाईएस्ट है। आनायन में चेक करना तो जो OH- का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो ये हो गया इस डाटा का एनालिसिस। अब इस डाटा के एनालिसिस के थ्रू हम लोग इसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे जो पहला है उसमें टाइट्रेट लिया गया KCl या टाइट्रेंट्स है A03, यानी आपके सिस्टम में क्या है, आपके पास सिस्टम में KCl है और ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं Ag03 का पार्टिकल्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा, KCl जो है, KCl आयनिक कंपाउंड है, तो क्या होगा सिस्टम में KCl K+ और Cl- के फॉर्म में क्या रहेगा, ब्रेक रहेगा। तो जैसे ही ड्रॉप ऐड होगा Ag03 का, तो Ag03 से क्या क्या मिलेगा आपके पास, तो Ag+ मिलने वाला है, नाइट्रेट मिलने वाला है। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा क्या कि जो आपके पास जो Cl- आयन है Ag+ से क्या करेगा, आपका कंबाइन करेगा। तो Cl- Ag+ से क्या करेगा, कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा PPT। तो अल्टीमेटली AgCl का PPT फॉर्म करेगा। तो आपके सिस्टम से Cl- बाहर जा रहा है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, तो अगर आप एक केस मान लो कि तेरे पास अगर 100 पार्टिकल होगा KCl का, तो 100 पार्टिकल KCl में आपके पास 100 पार्टिकल होगा K+ का, 100 पार्टिकल होगा Cl- का। जैसे तुम एक पार्टिकल ऐड करते हो Ag03 का, तो अगर हम इसका एक पार्टिकल ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपके सिस्टम में आपका Cl का एक पार्टिकल Ag के साथ बाहर चला जाएगा, तो सिस्टम में क्या होगा, K+ का पार्टिकल 100 का 100 रहेगा, बट Cl का पार्टिकल जो होगा वो हो जाएगा 99, इन आपका नाइट्रेट आयन का जो पार्टिकल हो जाएगा ये हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली इसका एडिशन से अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपका Cl- का जो पार्टिकल है वो रिप्लेस किससे हो रहा है, और रिप्लेस हो रहा है नाइट्रेट आयन से। तो जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका जब रिएक्शन पूरा ख़त्म होगा उस टाइम में क्या होगा, आपके सिस्टम में K+ का पार्टिकल जितना था उतना ही रहेगा, यानी फर्दर हम 99 पार्टिकल ऑफ जब Ag03 का ऐड कर देंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो K+ का पार्टिकल है वो 100 का 100 रहेगा, ठीक। आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे जो Cl- है वो पार्टिकल पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपके पास आ क्या जाएगा, नाइट्रेट आयन का नंबर हो जाएगा 100। तो इस पॉइंट पर रिएक्शन आपका फुल्ली कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें फर्दर तुम डालोगे Ag03 का पार्टिकल्स। अब चूँकि सिस्टम में आपके पास KCl यानी Cl- है नहीं, तो इसमें होगा क्या कि K+ तो रहेगा, यानी K+ का 100 पार्टिकल था, साथ में नाइट्रेट आयन का 100 पार्टिकल था। अब जो फर्दर एडिशन हो रहा है Ag03 का, उसमें क्या होगा, Ag+ का और नाइट्रेट का नया पार्टिकल ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं अब इसमें जो भी पार्टिकल तुम डालोगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल ऐड किया, तो यहाँ पे आयंस फर्दर इंक्रीज करेगा। यानी हो क्या रहा है कि बिगिनिंग में जब तक रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक क्या था, आपका Cl- नाइट्रेट से रिप्लेस हो रहा है, और को पता है कि Cl- का लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी जो है वो नाइट्रेट से ज़्यादा था। तो एक लेकिन जो ज़्यादा था वो हल्का से ज़्यादा था, तो उसमें क्या होगा
कि आपका जो बिगिनिंग में अगर ग्राफ देखेंगे हम, तो जो आयनिक कन्डक्टिविटी का वैल्यू होगा हल्का सा डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी आपका जो कंडक्टेंस है हल्का सा डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका Cl रिप्लेस हो नाइट्रेट से, और जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, चूँकि आपके पास आयंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं सिस्टम में इस पॉइंट पे, तो उसमें ग्राफ क्या होगा, फर्दर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यानी जैसे जैसे हम टाइट्रेट का वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे उसमें क्या होगा, आपका जो कंडक्टेंस है उसका ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है। यानी इस केस में अगर इस ग्राफ को मैच करेंगे हम, तो ये मैच करेगा, पहला जो P मैच करेगा वो मैच करेगा 3 के साथ, तो P का मैच क्या होगा, 3 के साथ होगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़ने से पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लो, तो देखना P का जो 3 के साथ मैच होगा बस ऑप्शन C में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली बिना आगे बढ़े हम बोल सकते हैं कि मेरा ऑप्शन C क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम बाकी को एनालाइज करते हैं वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम Q को देखते हैं तो Q में क्या है, आपका AgN3 के सॉल्यूशन में आप ऐड करो KCl को, तो आपके सिस्टम में क्या है, AgN3 का सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कि AgN3 का पार्टिकल पास 100 है, तो 100 पार्टिकल्स में से आपका Ag प्लस जो आयन होगा ये रहेगा 100, और नाइट्रेट आयन क्या होगा 100। इसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं KCl को, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे KCl को, तो इसमें KCl का अगर हम एक पार्टिकल ऐड करते हैं तो इसमें होगा क्या, एक पार्टिकल ऐड करेंगे तो इसमें K प्लस आयन आएगा एक पार्टिकल, और Cl माइनस आएगा एक पार्टिकल। तो Cl माइनस आयन क्या करेगा, Ag के साथ क्लब करेगा और यहाँ पे Ag का PPT फॉर्म कर लेगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम में इसका एडिशन के बाद आपको दिखाया गया कि Ag प्लस का जो नंबर है वो 99 बचेगा सिस्टम में, K प्लस का नंबर 1 आ जाएगा, और आपका नाइट्रेट आयन जो है वो 100 का 100 रहेगा सिस्टम में। यानी अल्टीमेटली जो Cl माइनस है वो Ag को लेके PPT में चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि आपका जो Ag प्लस कैटायन है उसको रिप्लेस कौन सा कैटायन कर रहा है, वो K प्लस कैटायन इसको रिप्लेस कर रहा है। और को पता है कि Ag प्लस एंड K प्लस में किसका कंडक्टिविटी बेटर होता है, तो K प्लस का जो कंडक्टिविटी है Ag से बेहतर होता है, हम लोग टेबल में देख चुके थे। तो यहाँ पे देखो टेबल में Ag प्लस एंड K प्लस में K प्लस का बेटर होता है। यानी एक लो पावर का आयन आप हटा रहे हो हाई पावर के आयन के साथ, यानी अल्टीमेटली सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है आपका बढ़ना स्टार्ट करेगा, जिस पॉइंट पे बाकी रिएक्शन जब पूरा होगा, यानी बाकी जो Ag प्लस रिप्लेस होगा किससे, K प्लस से, यानी हम फर्दर इसमें डालेंगे 99 पार्टिकल ऑफ KCl, तो उस टाइम में सिस्टम में क्या होगा, आपके पास K प्लस का जो नंबर है हो जाएगा 100, नाइट्रेट आयन का नंबर क्या हो जाएगा 100। तो ये पॉइंट पे आपका रिएक्शन पूरा हो रहा है। इसके बाद फर्दर हम इसमें KCl डालेंगे, तो अब चूँकि सिस्टम में कोई Ag नहीं है तो ये फर्दर आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसके बाद सिस्टम में क्या होगा, आयंस का नंबर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो पहले का जो K प्लस 100 है और नाइट्रेट 100 है ये तो रहेगा सिस्टम में, इसके अलावा एक्स्ट्रा K प्लस एन Cl माइनस एक्स्ट्रा बनना चालू करेगा। यानी इस पॉइंट के बाद क्या होगा, आयंस और बढ़ेगा, तो क्या होगा, सिस्टम का कंडक्टेंस और बढ़ेगा। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं बच्चे लोग तो ध्यान देना, तो वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट वर्सेस हम जब कंडक्टेंस का प्लॉट करेंगे तो शुरू में क्या होता है, आपका कंडक्टेंस हल्का सा इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि K प्लस का कंडक्टेंस बेटर है देन Ag प्लस, तो हल्का सा बढ़ेगा। और जिस टाइम में रिएक्शन पूरा खत्म हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन पूरा खत्म हुआ, यानी सारा का सारा Ag K प्लस रिप्लेस हो चुका है, उसके बाद जब एडिशन करोगे तो आयंस का नंबर बढ़ेगा, तो और ये रैपिडली बढ़ना स्टार्ट करेगा कंडक्टेंस। तो इस पॉइंट पे जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखोगे ग्राफ किससे मैच करेगा, तो जो Q का ग्राफ मैच करेगा 4 के साथ। तो ऑलरेडी हम ऑप्शन सी में देखो Q4 से मैच किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देंगे आपके पास है टाइट्रेट है NaOH और टाइट्रेंट है HCl, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का रिएक्शन लिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो आपके पास NaOH है नीचे में, तो NaOH का अगर हम 100 पार्टिकल मानेंगे तो चूंकि स्ट्रॉन्ग टाइट है तो क्या होगा, इसमें Na प्लस होगा 100 और OH माइनस क्या होगा 100, ठीक है। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड क्या कर रहे हैं हम, HCl पार्टिकल ऐड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अगर एक पार्टिकल ऑफ HCl ऐड करेंगे तो HCl में क्या होगा, H प्लस आयन होगा एन Cl माइनस आयन होगा, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और H प्लस कंबाइन करेगा इससे OH से कंबाइन करेगा,
तो अगर हम एक पार्टिकल डालेंगे एसिल का तो यहाँ पे एक पार्टिकल तो अल्टीमेटली सिस्टम में कैसा दिखेगा आपको, तो अल्टीमेटली दिखेगा Na+ का नंबर जो है वो 100 है, वो 100 रहेगा। H+OH से कंबाइन करके क्या बनेगा, तो H+OH कंबाइन करके वाटर बनाएगा, तो यानी आपका OH का अमाउंट क्या होगा, तो OH का अमाउंट आपका रिप्लेस होगा, तो OH का अमाउंट बचेगा कितना, 99 बचेगा। और सिस्टम में ऐड क्या हो रहा है, सिस्टम में ऐड हो रहा है Cl-, यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पार्टिकल एसिल का ऐड कर रहे हैं आपका OH का पार्टिकल घटते जाएगा सिस्टम में और Cl का पार्टिकल ऐड होते जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, OH- का जो पार्टिकल हो रिप्लेस किससे हो रहा है, Cl- के पार्टिकल से, ठीक है। तो Cl- का पार्टिकल रिप्लेस कर रहा था। अब ध्यान देना OH और Cl में किसका आपका जो आयनिक कन्वर्टिटी हाई होता है, तो ध्यान देना डेटा देख लो। तो यहाँ पे देखोगे OH का जो वैल्यू है, अब है ना OH का वैल्यू जो है Cl से काफ़ी हाई है, ठीक। तो काफ़ी हाई इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप आगे प्रोसेस करें रिएक्शन तो क्या होगा, OH का अमाउंट घटता जाएगा, Cl बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होगा, सिस्टम का डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा सारा पार्टिकल OH का हटेगा, यानी फर्दर हम 99 HCl ऐड करते हैं तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में आपके पास Na+ 100 का 100 रहेगा और Cl- हो जाएगा 100, सारा OH- बाहर निकल चुका होगा, ठीक। उसके बाद फर्दर तुम एसिड ऐड कर दोगे, तो अब न्यूट्रेशन तो हो चुका है, तो फर्दर एसिड डालने पे क्या होगा, आपका रिएक्शन तो नहीं होगा और एसिल आयन प्रोड्यूस करेगा सिस्टम में। तो इस पॉइंट पे क्या है, Na+ और Cl- का नंबर तो फिक्स हो गया सिस्टम में 100। अब HCl का पार्टिकल ब्रेक करेगा H+ Cl- में, तो आपका आयन प्रोड्यूस होगा और प्लस इसमें H+ आयन आपका सिस्टम में आ रहा है और H+ का जो कन्वर्टिटी है बहुत हाई होता है। इसका मतलब इस पॉइंट रिएक्शन के बाद, इस पॉइंट के बाद आपका जो सिस्टम का कंडक्टेंस है वो बहुत रैपिडली क्या होगा, ग्रो करने वाला है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है। तो जैसे वॉल्यूम आप ऐड करोगे HCl का तो पहले घटेगा, घटेगा क्यों, क्योंकि इसमें OH आयन रिप्लेस हो रहा है Cl से, तो घटेगा। और एक पॉइंट जब रिएक्शन पूरा खत्म हो जाएगा तो ये पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। इस पॉइंट पे सारा आपका बेस न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद आप HCl ऐड करोगे तो HCl का ऐड करने से H+ आयन आप सिस्टम ऐड कर रहे हो, Cl- आयन ऐड कर रहे हो, यानी आप आयन बढ़ा रहे हो और उसमें H+ आयन बढ़ा रहे हो जिसका आयनिक कन्वर्टिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये ग्राफ बढ़ना स्टार्ट करेगा और बहुत रैपिडली बढ़ेगा, यानी V शेप जैसा ग्राफ बनने वाला आपका, ठीक। तो आप देखोगे ये किस से मैच करेगा, तो ये ग्राफ हमारा मैच कर जाएगा 2 के साथ, यानी R का 2 होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग बता चुके थे पहले ही, ठीक है। लास्ट जो होता है उसमें क्या है, आपके पास NOH है टाइट्रेट में, उसमें हम ऐड कर रहे हैं एसिटिक एसिड को, तो उसको देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो NOH कैसा बेस होता है बच्चों, तो NOH बेस होता है स्ट्रॉन्ग। तो इस स्ट्रॉन्ग बेस में अगर मान लेते हैं इसका 100 पार्टिकल अपने पास सिस्टम में है, तो ये क्या होगा, ये अपने आयंस के फॉर्म में टूटा हो रहेगा, यानी Na+ NOH- के फॉर्म में ये ब्रेक रहेगा, ठीक है। यानी आपके पास 100 Na+ 100 OH- है। अब इसमें आप ऐड करोगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड चूँकि वीक एसिड है लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन फुल्ली होगा। तो इसमें अगर एक पार्टिकल हम डालते हैं एसिटिक एसिड का, तो रिएक्शन जब होगा तो सिस्टम में क्या होगा, आपका एसिड बेस में क्या होगा, एसिटिक एसिड का H है जो है OH से क्लब करेगा और OH से क्लब करके क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा और सिस्टम में क्या रिलीज करेगा, सिस्टम में एसिटेट आयन, यानी एसिटिक एसिड का जो आयन है, एसिटेट आयन जो है इस सिस्टम में रिलीज करेगा। तो अल्टीमेटली Na+ का नंबर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा सिस्टम में। आपके पास जो है OH- जो है वो हो जाएगा 99 और सिस्टम आ जाएगा एसिटेट आयन, ठीक। तो अल्टीमेटली सिस्टम में क्या हो रहा है कि OH- जो आयन है वो रिप्लेस किससे हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है एसिटेट आयन से। तो अब अगर इसमें हम 99 पार्टिकल ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो रिएक्शन में क्या होगा, जितना भी OH है वो हट के क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका सिस्टम में Na+ रहेगा, N एसिटेट आयन रहेगा। इस पॉइंट पर रिएक्शन पूरा हो चुका है, यहाँ पे 100 पार्टिकल Na+ का है, 100 पार्टिकल आपका एसिटेट आयन का है, ठीक। इस पॉइंट के बाद अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चूंकि OH आयन रिप्लेस हो रहा है एसिटेट आयन से, तो आपका कंडक्टेंस क्या होगा, इसमें डिक्रीज करता चालू करेगा। जब रिएक्शन पूरा खत्म हो जाता है तो उसमें डाल देंगे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड चूँकि वीक एसिड है और सिस्टम में बेस बचा नहीं है, तो बेस जब बचा नहीं है तो आपके सिस्टम में सिर्फ क्या है, एसिटेट आयन है।
और Na+ है, तो एसिटिक एसिड पार्सली टूटना चाहता है एस्टेट आयन में और H+ में, बट चूंकि आपके पास ऑलरेडी एस्टेट आयन सिस्टम में है, तो एस्टेट आयन सिस्टम में है, तो यहाँ पे एक होता है यहाँ पे होगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट। इससे कारण क्या होगा कि आपका एसिटिक एसिड का जो हल्का जो ब्रेकेज होने का चांसेस है वो भी ब्रेक नहीं होगा, नहीं यहाँ पे ये डिसोसिएट नहीं करेगा, तो डू नॉट प्रोड्यूस आयन, या बोल सकते हो जिसको नेग्लिजिबल अमाउंट बोल सकते हो, ठीक। तो यानी इसका कंट्रीब्यूशन फर्दर नहीं होगा। तो इसमें आप ग्राफ देखोगे तो जैसे सब एसिटिक एसिड ऐड करते जाओगे, तो चूंकि OH रिप्लेस किससे हो रहा था? आपका OH रिप्लेस हुआ है एसिड आयन से, तो उस केस में क्या होगा? आपका जो कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? पहले घटेगा। जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो उस केस में क्या है? उस केस में आपका रिएक्शन जब पूरा हो जाएगा तो उस केस में क्या है? आपके पास सारा OH खत्म हो चुका है। अब जो फर्दर एसिटिक एसिड डालेंगे तो ड्यू टू कॉमन इफेक्ट उसका डिसोसिएशन क्या रहेगा? सप्रेस रहेगा, तो उसमें आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी पहले घटेगा फिर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके ग्राफ को अगर मैच करें तो ये कैसे मैच लेगा? तो ये मैच लेगा हमारे एस का मैच होगा ऑप्शन 5 के साथ, ठीक है। तो जो ऑलरेडी हम लोग पहले ही इसको टिक कर चुके थे। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड आपको कैसे सोचना है, कितना सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया आपको। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने जेनन का कुछ कंपाउंड दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको यूज करना है VSEPR थ्योरी और आपको बताना है कि ज्योमेट्री क्या होगा कंपाउंड का, और आपको ये बताना है कि कंपाउंड में जेनन के ऊपर कितना लोन पेयर बचने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके बेसिस पे इनका ज्योमेट्री और लोन पे कितना बचने वाला जेनन का उसको आपको बताएंगे, और इसका जो करेक्ट मैच होगा उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पहला जो कंपाउंड आपके पास XCF2 है, इसमें Xc और F में 2 बॉन्ड बनेगा और Xc के ऊपर क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो कि 3 लोन पेयर का फॉर्म बचने वाला है। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर होगा और प्लस इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री होगा TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। हम बात करते हैं XCF4 में, तो Xc और F4 में आपके पास Xc और F में 4 बॉन्ड बनेगा और 2 लोन पेयर बचेगा आपके Xc एटम पे। तो अल्टीमेटली लोन पेयर का नंबर कितना होगा? ये होगा 2, और आपका जो ज्योमेट्री होगा ये होगा ऑक्टाहेड्रल। XCO3 में देखोगे तो Xc और O में डबल बॉन्ड बनेगा, तो 3 O के साथ लिंक होगा और Xc पे 1 लोन पेयर बचने वाला है। तो लोन पेयर नंबर कितना हो जाएगा? 1, और ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। XCO3F2 में ध्यान देना, Xc और F में 2 सिंगल बॉन्ड बनेगा और O के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, तो अल्टीमेटली Xc के ऊपर लोन पेयर बचेगा 0, और आपका जो ज्योमेट्री होगा ये हो जाएगा TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ध्यान देंगे, इसको मैच हम करते हैं, तो जब मैच करेंगे तो पहला जो मैच होगा XCF2 का, ये मैच करेगा आपके 5 के साथ, ठीक है। तो P का मैच करेगा 5 के साथ। XCF4 का जो मैच होगा वो मैच देखना, तो इसके पास क्या था? 2 लोन पेयर था और ज्योमेट्री क्या था? वो था ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो Q मैच करेगा 3 के साथ। तो P5 Q3 आपको दिखेगा, तो बस एक ही जगह दिख रहा है, कहाँ पे? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बाकी एक और चेक कर लेते हैं। तो XCO3 में क्या लोन पेयर 1 होगा और आपका जो ज्योमेट्री था क्या था? टेट्राहेड्रल था। क्या था? टेट्राहेड्रल, ठीक। तो आपका जो R होगा मैच करेगा किससे? 2 के साथ, और जो XCO3F2 में लोन पेयर क्या 0 है, ठीक। और आपका ज्योमेट्री था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये मैच करेगा किसके साथ? मैच करेगा 4 के साथ। तो हमारा जो मैच जो होगा सही होगा ऑप्शन बी वाला। तो ये था इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपके सामने 2 लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 में आपका कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका प्रोडक्ट जो फॉर्म कर रहा है उसको दिया हुआ है, और को बोला गया है इसमें कौन सा मैच करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास जो PQRS दिया हुआ है लिस्ट 1 में, उसके रिएक्शन को हम परफॉर्म करके देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, और उसको लिस्ट 2 से मैच करते हैं। तो ध्यान देना, जो फर्स्ट जो आपके पास P है, P का हम कर क्या रहे हैं बच्चों? तो फर्स्ट स्टेप में कर रहे हैं उसका ओजोनाइसिस, ठीक है।
तो ओजोनाइसिस करोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, आपके पास ऊपर नीचे अल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या डाला गया है, एक्वस एनोचर हीट। तो एक्वस एनोचर हीट जब इसमें आप ऐड करोगे तो यहाँ पे सेम ही मॉलिक्यूल में 2 अल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसमें होगा इंट्रा अल्डोल चालू हो जाएगा और एक अल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन से दूसरे पे अटैक होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर अल्डिहाइडिक रिंग फॉर्म कर चुका है। थर्ड स्टेप में डाला गया इथिलीन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ पीटीएसए। तो पीटीएसए बेसिकली होता है पारा टोल्यून सल्फोनिक एसिड। तो जब भी आपके क्वेश्चन में पीटीएसए लिखा रहेगा, इसका मतलब आपको सोचना है कि आपको उसमें एसिड ऐड किया गया है। तो पीटीएसए का रोल होता है बस एक एसिड, यानी बस वो H+ देगा। तो इथिलीन ग्लाइकोल के पास है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपके पास जो है इन अल्डिहाइड के साथ बनाएगा एसिटल। तो यहाँ पे एसिटल फॉर्मेशन आपको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें डाला गया है BH3H2NOH। तो बेसिकली आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसमें हम अल्कोहल बनाएंगे एंटी मार्कोनिकोव तरीके से। तो यहाँ पे जो आपके पास अल्कीन दिख रहा है उसमें आप क्या करना, उसमें आपको अल्कोहल जोड़ना है एंटी मार्कोनिकोव तरीके से, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल यहाँ हम ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं H3O+। तो H3+ से क्या होता है, जो आप एस्टिल फॉर्म किए हुए, जो एस्टिल हम फॉर्म किया हुआ है वो रिवर्स करेगा और वापस जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो फॉर्म कर लेगा। इस पूरे प्रोसेस में मैं एस्टिल फॉर्मेशन क्यों किए, ताकि आपका जो BH3 आप यूज कर रहे हो आपके अल्डिहाइड को डिस्टर्ब ना कर सके, नहीं तो BH3 उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देता। तो हमको अल्डिहाइड को बचाना था, इसलिए हम यहाँ पे हम उसको पहले एस्टिल फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लास्ट पे ऐड किए हैं NaBH4। तो NaBH4 करता क्या है, तो आपके अल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो ये हो गया P में। अगर हम इतने सारे रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो आपका आउटकम ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी मैच किससे करेगा, तो ध्यान देना, तो P का जो मैच होगा, तो P का जो मैच होगा ये होगा आपके थर्ड के साथ, यानी P का मैच होगा थर्ड के साथ। ठीक है, तो P का मैच थर्ड हो गया। नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम लोग Q में देखते हैं। तो Q कंपाउंड को हम पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में कर रहे हैं ओजोनाइसिस। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो यहाँ पे ऊपर में कीटोन है, यहाँ पे अल्डिहाइड बन गया। अगले स्टेप में डाला गया है एक्वस NOH+ हीट, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रा अल्डोल करेंगे, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों है, तो आपका इंट्रा अल्डोल का पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान देना, जब भी अल्डिहाइड कीटोन होता है तो उस केस में क्या करते हैं, हम अल्फा ऑफ कीटोन से अटैक करते हैं अल्डिहाइड पे। हमेशा रखना, जब भी आपके फिगर में अल्डिहाइड कीटोन अगर रहेगा तो आप अटैक करोगे अल्डिहाइड पे। अटैक कहाँ से करोगे, तो यूजिंग अल्फा ऑफ कीटोन। तो यहाँ पे एक अल्फा कीटोन का यहाँ पे और यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से अटैक होगा तो रिंग बनेगा 5 मेंबर, और यहाँ से अटैक होगा तो रिंग बनेगा 7 मेंबर। तो 5 और 7 में बेटर कौन होगा, 5 मेंबर। तो अटैक, ये जो अटैक होगा यानी इस पॉइंट का अटैक प्रेफर करेंगे, तो यहाँ से अटैक होगा और 5 में रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो ये फॉर्म कर चुका है। ठीक है, उसके बाद डाला गया है इथिलीन ग्लाइकोल, यानी फिर से क्या होगा, यहाँ फॉर्म करोगे आप, एस्टिल फॉर्मेशन होगा, तो आपका जो कीटोनिक ग्रुप है वो एस्टिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, किसके साथ रिएक्ट करके, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा एस्टिल फॉर्म में। उसका क्या गया, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव तरीके से हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, यानी अल्कोहल फॉर्म करेगा, तो अल्कोहल इस पॉइंट पे फॉर्म करने वाला है। ठीक, उसका क्या होगा, मीडियम को एसिडिफाई करें तो वापस जो आपका एस्टिल फॉर्म बना हुआ है वापस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो अपने वापस कन्वर्ट हो जाएगा कीटोनिक फॉर्म में। फिर डाला गया है NaBH4। तो NaBH4 का काम क्या होगा, ये आपके इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। तो ये आपका बन गया इस Q का प्रोडक्ट। तो मैच किससे करेगा, तो आप देखोगे तो मैच करेगा आपके ऑप्शन 5 से। तो Q मैच कर रहा है कैसे बच्चे लोग, ये मैच करेगा आपके ऑप्शन 5 से। ठीक है, बाकी देखते हैं हम R और S में क्या करना हमको। तो R वाले कंपाउंड में फर्स्ट में डाला गया है इथिलीन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ पीटीएसए। तो क्या होगा, आपके जहाँ पे कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है उसमें आप ऐड करोगे तो ये बनेगा, इसको भेजेगा एस्टिल फॉर्म में। उसका डाला गया है इसमें ऑजिमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन का रेट डाला गया, तो मार्कोनिकोव तरीके से आपके पास वाटर ऐड करेगा, यानी अल्कोहल फॉर्म करेगा मार्कोनिकोव तरीके से। तो यहाँ इस पॉइंट पे आपका OH ऐड होगा। ठीक, उसका डाला गया है H3O+, यानी वापस क्या करेगा, आपका जो एस्टिल फॉर्म बना हुआ है उसको वापस भेज देगा कीटोन में, यानी कीटोन वापस आ जाएगा। ठीक,
उसके बाद ध्यान देंगे आप डालोगे NaBH4, तो NaBH4 पर क्या करेगा, इस कीटोन को रिड्यूस करेगा कहाँ पे, अल्कोहल में। तो आप देखोगे तो ये जो आपका R का कंपाउंड बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा जो आपको मैच करेगा आपके साथ 4 के साथ, यानी R मैच करेगा कैसे बस, चलो ये मैच करेगा 4 के साथ। ठीक, लास्ट जो S है, तो इसमें ध्यान देंगे फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी PTSA। तो इसमें क्या होगा, आपका जो कीटोनिक ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा पहले कहाँ पे, ग्रुप है कन्वर्ट होगा एस्टर के फॉर्म में, तो बन गया एस्टर फॉर्मेशन बन चुका है। अब ध्यान देंगे अगले स्टेप में डाला गया है BH3 H2O2 NH, यानी हम कर क्या रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे अल्कीन में हम एंटी मार्कोनिक तरीके से वाटर ऐड करेंगे, यानी अल्कोहल फॉर्म करेगा एंटी मार्कोनिक तरीके से, तो अल्कोहल इस पॉइंट पे ऐड होगा, OH बनेगा। ठीक, फिर एसिडिफाई करने पे होगा क्या, तो एसिडिफाई करने पे होगा क्या कि आपका जो एस्टर फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वापस अपने कीटोन में। ठीक, फिर NaBH4 क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, तो अल्टीमेटली आपका जो S है वो कन्वर्ट होकर एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। अब S जो मैच किससे करेगा, तो S मैच करेगा आपके ऑप्शन 1 के साथ। तो ये मैच को देखोगे तो जो मैच किस ऑप्शन से वहाँ से मैच कर रहा है, तो P मैच किया 3 से, Q मैच किया 5 से, R मैच किया 4 से, S मैच किया 1 से, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन आपके सामने लिस्ट 1 में कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका प्रोडक्ट फॉर्म किया हुआ है। आपको क्या करना है, लिस्ट 1 का जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो पहला आपके पास जो लिस्ट 1 में P है, P में हम फर्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, आपके पास सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम कर क्या रहे हैं, हम लोग मोल्टेन OH डालेंगे, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है फिनॉल, इससे बनेगा फिनॉल। फिर इसमें डाला गया कॉन्क नाइट्रिक एसिड, तो आपके फिनॉल सिस्टम में डालते हैं जब भी कॉन्टेनेट नाइट्रिक एसिड तो बनता है पिक्रिक एसिड, तो बन गया पिक्रिक एसिड। यानी आपके 2, 4, 6 पोजीशन में आपके पास नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो, तो आपका जो है ये भी हो गया P का प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया हम लोग। ठीक, बात करते हैं Q का। तो Q में क्या होता है, Q में स्टार्टिंग पॉइंट है नाइट्रोबेंजीन का, उसमें हम डालें क्या, पहले उसका नाइट्रेशन किया गया है। तो चूंकि NO2 कैसा ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है, तो -M ग्रुप में अगर आप इसमें ऐड करोगे NO2 इलेक्ट्रोफाइल को, तो कहाँ ऐड होगा, मेटा पोजिशन में। उसके बाद इसमें डाला गया है SN+HCl, तो ये क्या करता है, नाइट्रो को भेजता है NH2 में, तो दोनों नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों NH2 में चला जाएगा। फिर डाला गया है डायजोटाइजेशन का रिएजेंट, तो क्या करेगा, NH2 को भेज देगा डायजोनियम सॉल्ट में। ठीक, अब वाटर डालने से क्या होता है, जहाँ जहाँ आपके पास डायजोनियम सॉल्ट बना हुआ है यानी BDC बना हुआ है, उस पॉइंट को हटा के आप OH लगा सकते हो। तो वाटर डालने से यहाँ पे क्या होगा, 2 पॉइंट पर OH बन गया। अब उसका फिर से नाइट्रेशन किया गया, तो नाइट्रेशन करने से क्या होगा, चूँकि सिस्टम में 2 OH लगा हुआ है, तो फिर से ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन के लिए। तो आपके इस पॉइंट पे, ठीक है, आपके इस पॉइंट पे और आपके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप नाइट्रो को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रो क्या होगा, यहाँ नाइट्रो जुड़ेगा, यहाँ जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया, यानी फिनोल ग्रुप के ऑर्थन पैरा पोजीशन में हर जगह नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दो, तो ये बन गया आपका कंपाउंड, यानी बन गया आपका Q का प्रोडक्ट। ठीक है, तो P और Q का प्रोडक्ट को अगर हम मैच करना चालू करेंगे तो ध्यान देना, जो P का प्रोडक्ट मैच करेगा, तो P का मैच करेगा 3 के साथ। ठीक है, और जो Q मैच करने वाला है, तो Q मैच करेगा हमारा 5 के साथ। तो P का 3, Q का क्या हो गया 5। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं S का, तो S में ध्यान देंगे, S में आपके पास 1 and 3 पॉइंट पे आपके पास OH था बेंजीन रिंग में, उसमें फर्स्ट स्टेप में डाला गया है कॉन्क एसिड। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन एक स्टेप में हुआ है और नाइट्रिक एसिड का एडिशन सेकंड स्टेप में है, दोनों को एक स्टेप में ऐड नहीं किया गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब हम ऐड करते हैं तो उसमें SO3H ग्रुप जुड़ता है, तो यहाँ पे इसके चूँकि यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे SO3H को जोड़ोगे,
इस पॉइंट पे ऐड मत करना, क्योंकि SO3H ग्रुप बड़ा ग्रुप होता तो वहाँ पे आने में रिलेक्टेंट होगा। तो यहाँ पे 2 ग्रुप में जोड़ देंगे, SO3H जुड़ गया। अब क्या है, इसके बाद इसका किया गया है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में चूँकि और कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, इस पॉइंट पे आप जोड़ोगे नाइट्रो ग्रुप को। बात समझे? अब क्या करते हैं, उसको करते हैं H+ और हीट। तो SO3H ग्रुप में SO3 जो होता है वो बहुत इजीली क्या होता है, बाहर निकल सकता है। यानी यहाँ से बहुत इजीली क्या होता है, ग्रुप रिप्लेस हो सकता है H से। तो इसको हटा के यहाँ अल्टीमेटली क्या लगाएंगे, हम H लगा देंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो कुछ ऐसा फॉर्म करने वाला है। ठीक, तो आप देखोगे R जो है, R फिगर किससे मैच करेगा, तो R देखोगे तो R मैच करेगा हमारे 4 के साथ। तो आपका PQR को हम मैच करवा चुके हैं। एक बार देख लेते हैं हम लोग लास्ट S का मैच क्या होगा। तो S में हम लोग पहले क्या ट्रीट करें, तो S को यानी S जो टॉल्यूइन है उसमें पहले ट्रीट किया है KMnO4। तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या करेगा, यहाँ का जो CH3 है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, COH में। तो फर्स्ट स्टेप में के बाद क्या होगा, CH3 जाएगा COH में। अगले स्टेप में क्या किया गया है, आपको उसका नाइट्रेशन किया गया। तो COH कैसा ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो आपके दोनों मेटा पोजिशन पर आप जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का डिमांड वही है। आप अल्टीमेटली ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन जो बचा हुआ दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको देखोगे 2 नाइट्रो ग्रुप बचा हुआ दिख रहा है हर जगह। जो आपको बचा हुआ यहाँ पे 2 नाइट्रो, मतलब आपको यहाँ पे 2 नाइट्रो जोड़ना है। तो समटाइम क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ऑप्शन को देख के चलना पड़ता है। तो चूंकि COH ग्रुप क्या होता है -M, तो यहाँ पे 2 नाइट्रो जुड़ेगा दोनों मेटा पोजिशन पे। अब क्या होगा, इसमें डालोगे SOCl2 अमोनिया। तो इसमें क्या होता है, पहले इस ग्रुप को हटा के आप सील लगाते हो और फिर अमोनिया के साथ क्या होगा, ये सील हट के क्या बनेगा, अमाइड बनाता है। तो यहाँ पे अमाइड बन गया। ठीक, अगला होता है Br2+NOH। तो Br2+NOH में क्या होगा, ये हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, SU हटा के आप NH2 को जोड़ देना, यानी ये बन गया एनालिन सिस्टम जैसा बन गया। अब इसमें डालोगे Na2+HCl। तो क्या होगा, ये करेगा आपका डाइजेशन प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे बन गया आपका BDC जैसा सॉल्ट। अब क्या होगा, वाटर से इसको हटा के आप क्या लगा सकते हो, OH लगा सकते हो। ठीक, तो अल्टीमेटली आपका जो S कंपाउंड बना है वो कैसा दिख रहा है आपके पास। तो S जो कंपाउंड है जो बन रहा है वो आपको दिखेगा 1 से मैच करेगा। तो इसमें था ना, तो ये 1 से मैच करेगा। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या है, आप देखोगे कि इसमें 2 नाइट्रो एडिशन का जो भी कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़े थे इसमें, वो इसलिए हम डाला है क्योंकि यहाँ पे हर जगह 2 नाइट्रो ही बचा हुआ था। तो समटाइम क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग में डिसीजन होगा वो ऑप्शन देख के आपको लेना होता है। तो बिना ऑप्शन देखिए अपना दिमाग को नहीं लगाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन हो तो आपको देखना कि ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग को लेकर चलना है। तो इस मैच को आप देखोगे तो कौन सा आपका ऑप्शन हमारे मैच से करेक्ट बैठने वाला है, तो ऑप्शन C आप चेक करो। तो P का 3, Q का 5, R का 4 एंड S का 1। तो ये हमारे मैच से ये ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन C। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।